गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रावधान किए हैं उनका सही स्टेक होल्डर तक पहुंचाना, ये रहा है। मैं खुद एक उद्यमी हूँ और उद्योग प्रकोष्ठ का दायित्व संभालते हुए मैं काफी सोशल फोरम में इस प्रकार की बात रखता हूँ। और बजट का डायरेक्ट संबंध वो रोजगार से है, स्वयं रोजगार से है, उद्यम से है। तो मुझे लगता है कि आप जैसे युवाओं को ये बजट की भाषा तो समझेंगे ही जरूर। वो तो हर पेपर में, न्यूज़पेपर में आपको दिखाई देगी। आप बजट स्पीच सुनते हो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होने के नाते आप उसका स्टडी भी करोगे। लेकिन देयर आर समथिंग विच इज बिटवीन द लाइंस ऑफ बजट स्पीच। बजट स्पीच में 1-2 घंटे के स्पीच में सारे कुछ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर कोई रख नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिटवीन द लाइंस एंड बजट की नहीं, हमारे नेशन की दिशा क्या हो ये तय करने का ये एक साधन है। हम देखते हैं कि विश्व का नजरिया भारत की तरफ देखने का पिछले 7 सालों में बदल रहा है कि हम एक महासत्ता की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व गुरु के नाम से, विश्व गुरु के व्यक्तित्व से हमें पहचानने लगे हैं लोग। अभी भारत के बाहर इंडिया का जो आज का रैंकिंग है वो काफी ऊंचा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विश्व के लोकप्रिय नेता में पहले नंबर पर है। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की नींव पर हमें आधुनिक भारत भी बनाना है। तो ये तो सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है। सरकार का दायित्व ये है कि अवेलेबल रिसोर्सेस से वो एक दिशा दे, और उस दिशा की तरफ जाते समय हर साल कुछ पड़ाव होते हैं। तो उसमें जितने भी पैसे हमारे पास उपलब्ध है, जितनी आय देश की है, उसमें सही ढंग से उसका एलोकेशन करें। हम लोगों ने ये देखना चाहिए कि पिछले 7 सालों में जो कंसिस्टेंसी हमारी सरकार ने दिखाई है वो कंसिस्टेंसी है बजट एलोकेशन की पॉलिसी में। ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी रह चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ में काफी कंसिस्टेंसी है। ये नहीं है कितने भी नेचुरल कैलेमिटीज आई है, कुछ आ गई समझो, नहीं तो ये पेंडेमिक आ गया, फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बजट पे कोई असर नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी चलती रहेगी, इस प्रकार का काम हमें दिखाई देता है। तो कुल भारत का जीडीपी, मतलब कुल भारत का जो बजट है वो 39.44 लाख करोड़ का इस समय आप हमको दिखाई देगा। तो इतना बड़ा इकोनॉमी है। हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक जाना है। ये टारगेट माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे सामने रखा है। वी शुड एक्ट ऑन द विजन ऑफ आवर नेशनल लीडरशिप। ये अगर सिंक्रोनाइज होगा तो मुझे लगता है कि हम सही दिशा में आगे जाएंगे। बहुत बार आपने सुना होगा कि 135 करोड़ अगर हम लोग एक कदम आगे जाएंगे तो हमारा देश एक कदम आगे जाएगा। उसी प्रकार से हम ये कहते हैं कि नेशनल लीडरशिप के विजन में अगर हमें इस पायदान पर जाना है तो उसके लिए सबका साथ सबका विकास, जब तो प्रयास करने के लिए हमारा प्रयास करने का दायित्व हमारा है, ये हमने ठान लेना चाहिए। बजट में टेक्निकल चीजें तो आगे जो स्पीकर्स है वो सब टेक्निकल चीजें बताएंगे। मैं आपको किस दिशा में ये बजट जाता है ये बताने की कोशिश करूंगा। इतने दिन हम लोग ये देखते थे कि आवर टोटल बजट फोकस वाज टुवर्ड्स जीडीपी, और जो इकोनॉमिस्ट है वो सब यही कहते हैं कि भाई जीडीपी कितना होगा, आगे क्या होगा, इकोनॉमिक सर्वे आया है, फिस्कल डेफिसिट कितना है। ये सारा आंकड़ों का खेल तो करना ही पड़ेगा, उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। लेकिन मेन फोकस ऑफ दिस बजट इज द एम्प्लॉयमेंट। तो हम लोग ये दिशा में जा रहे हैं, इस ओर जा रहे हैं, जीडीपी सेंट्रिक अर्थव्यवस्था टू एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक अर्थव्यवस्था।
तो आज तक पिछले 4-5 सालों के आप घोषणाएं सुनिए, अनाउंसमेंट सुनिए। सबसे पहला है मेक इन इंडिया। हम 2015 से, जब मोदी जी प्रधानमंत्री है, तब से हम ये सुन रहे हैं कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। व्हाट इज दिस और व्हाट इज द इफेक्ट टिल नाउ, तो ये भी हमें देखना है। उसके बाद में काफी सारे घोषणाएं आपने सुनी है, किसानों की आय दोगुनी करनी है, हमें वोकल फॉर लोकल ये नारा भी सुनाई दिया, वोकल फॉर लोकल मेड फॉर ग्लोबल ये सुनाई दिया। उसके साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये स्कीम भी एक तरफ दिखती है। तो इस सारे घोषणाओं का अर्थ क्या है और उस घोषणाओं के लिए इस बजट में क्या क्या प्रावधान है, इस प्रकार से लिंकिंग करके हम बिल्कुल थोड़े 15 मिनट में हम आगे की बात देखेंगे। मुझे लगता है मेक इन इंडिया का हम लोगों ने अर्थ सही तरीके से समझ लेना चाहिए। व्हाट इज मेक इन इंडिया? सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक, मेक इन इंडिया। जो भी आपको कुछ बनाना है वो इंडिया में बनाइए। कैसे? तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक, मेक इन इंडिया यूजिंग इंडियन रिसोर्सेस। दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ मेक इन इंडिया इज आत्मनिर्भर भारत। तो हम लोग आत्मनिर्भर भारत की ओर कब बढ़ेंगे? जब हम यहीं पर चीजें बनाएंगे और यहीं के ही रॉ मटेरियल से बनाएंगे, और ओनरशिप तो अल्टीमेटली आपके लिए, आपकी ही है, इंडियंस की है। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में कोई हमें रोक नहीं सकता है, लेकिन उसको आधुनिकता की जोड़ देनी जरूरी है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए इस बजट में काफी सारे योजनाएं दी है। सबसे पहले मेक इन इंडिया के प्रावधान से हमें पूरे बजटरी एलोकेशन से 60 लाख एम्प्लॉयमेंट की बात कही है। ये 60 लाख एम्प्लॉयमेंट आएगी कहां से? तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, 25,000 किलोमीटर के रोड बनाने हैं तो आफ्टर एम्प्लॉयमेंट आ गए। रोड बनेगा तो लॉजिस्टिक पार्क, 100 लॉजिस्टिक पार्क की बात कही है तो फिर एम्प्लॉयमेंट आएगी। लॉजिस्टिक पार्क बनने से लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस रिड्यूस होगा। लॉजिस्टिक एक्सपेंस अगर रिड्यूस होगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हमारे बन रहे हैं 100 और टोटल इंडिया में। तो रोड बनेगा, लॉजिस्टिक पार्क बनेगा, तो लॉजिस्टिक पार्क में आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी मल्टी मॉडल होने के नाते। और लॉजिस्टिक पार्क में अगर कॉस्ट कम हो गई लॉजिस्टिक की, तो हमें चीजें कॉम्पिटिटिव एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजने के लिए आसानी हो जाएगी। ये सारा लिंकिंग इस प्रकार से है। 100 लॉजिस्टिक पार्क में एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। उसके साथ साथ हम अगर देखेंगे तो एमएसएमई में किस प्रकार से हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिखती है। एमएसएमई के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि उद्यमियों को, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, उसमें आपको गवर्नमेंट परचेस इज अ मेजर पार्ट। जीडीपी में 30% कॉन्ट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। एम्प्लॉयमेंट आज तक अभी जो फिलहाल स्टेज है उसमें 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई सेक्टर ने दी है। और एक्सपोर्ट में 49% एक्सपोर्ट, टोटल इंडिया का एक्सपोर्ट में 49% एक्सपोर्ट इस एमएसएमई सेक्टर का है। बाद में एग्रीकल्चरल सेक्टर आता है। तो मुझे लगता है कि एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान देते हुए एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए बात कही है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लॉजिस्टिक पार्क बन गए, उसके साथ साथ पीएलआई स्कीम, पीएलआई दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का मतलब ये होता है कि आप भारत में मेक इन इंडिया के स्कीम के अंतर्गत फैक्ट्री लगाइए। फैक्ट्री लगाने के बाद आप प्रोडक्शन की रेट बढ़ाइए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको प्रोड्यूस ज्यादा से ज्यादा करने हैं। तो इस प्रकार से स्लैब्स डिसाइड होंगे, तो उस प्रकार से स्लैब में आपको इंसेंटिव मिलते जाएगा। आज तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे इंसेंटिव था, जो भी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर इंसेंटिव। अभी पीएलआई स्कीम में इंसेंटिव प्रोडक्शन के क्वांटिटी पे रहेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंसेंटिव मिलने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगेन वी कम टू द एम्प्लॉयमेंट नंबर। तो 60 लाख कहां से आएंगे? इस प्रकार से आएंगे। तो इसमें वेंडर बढ़ेंगे,
एमएसएमई के लिए काफी सारा अपॉर्चुनिटीज इसमें आएगा। 14 सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम अभी दी है। फार्मास्यूटिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का प्रोडक्शन है, मेडिकल डिवाइस, फूड प्रोडक्ट्स दैट इज फूड प्रोसेसिंग पे उसके बाद में टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल ऑटो प्रोडक्ट, सोलर पीवी के मॉड्यूल्स और ड्रोन कंपोनेंट्स, एडवांस केमिकल, इस सब पर इस प्रकार पीएलआई स्कीम लागू की है। पीएलआई स्कीम में आज तक काफी सारे, पिछले साल ही वो चालू हुई, आत्मनिर्भर भारत पैकेज जब आया तब हुआ, तब से काफी सारे सेक्टर में इंडस्ट्रीज के एप्लीकेशंस अप्रूव हो चुके हैं। हर एक सेक्टर में इंडस्ट्री आ रही है। आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, हमारे देश में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरर थे, आज 127 मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आर इंडिया। उसमें यह कहा गया है कि मेक इन इंडिया के साथ साथ यहाँ पर बनाइए और पूरे वर्ल्ड के लिए बनाइए। तो मेड फॉर ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल, मेड फॉर ग्लोबल, ये कंसेप्ट से ये सब बन रहा है। तो एमएसएमई सेक्टर में 3 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ का पैकेज आत्मनिर्भर भारत में दिया था। 3 लाख करोड़ का, 3.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। उसके बाद में 50,000 करोड़ का एडिशनल हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिए इस बजट में दिया है। उसके साथ साथ 2 लाख करोड़ का एडिशनल पैकेज एमएसएमई के लिए अभी दिया है। इसमें स्टार्टअप के लिए काफी अच्छा स्कोप है, जो सभी युवाओं को ध्यान देके उसमें देखना चाहिए। इसमें अलग एक सेक्टर है एवीजीसी। एवीजीसी को हम लोग विस्तार में देखेंगे तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, दैट इज कार्टून। तो इसमें एवीजीसी में भारत का रैंकिंग 5वां है आज पूरे वर्ल्ड में। तो हमको इसमें 1 नंबर बनना है। एवीजीसी का मैन्युफैक्चरिंग हब जो है, एवीजीसी हब जिसे कहेंगे, क्रिएशन हब, वो इंडिया होना चाहता है। ये हमारे नेशन का लीडरशिप का विजन है। इस विजन के अनुसार हर एक, क्रिएटिविटी तो हम सब में है, तो क्रिएटिविटी को टेक्नोलॉजी का साथ देने के बाद में उसके लिए फैसिलिटेट करने के लिए हर विलेज तक फाइबर ऑप्टिक का केबलिंग पीपीपी मोड पे, सरकार नहीं कर सकती है पूरा, इसलिए पीपीपी मोड पे उसके टेंडर निकलेंगे। और पीपीपी मोड पे अगर फाइबर ऑप्टिक हर डिस्ट्रिक्ट के हर विलेज तक पहुंचेगा तो मुझे लगता है हर युवा के क्रिएटिविटी को एवीजीसी में हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। तो ये एवीजीसी का मार्केट के लिए, एवीजीसी के लिए अलग से स्किल डेवलपमेंट, अलग से कोर्सेस हो, इसलिए डिजिटल यूनिवर्सिटी का भी प्रावधान किया है। डिजिटल यूनिवर्सिटी एक अलग से कंसेप्ट है जो आपको वर्चुअली दिखाई देगी, और गवर्नमेंट विल इनिशिएट दैट इनिशिएटिव फॉर द बूस्टिंग एवीजीसी मार्केट टू द ग्लोब। तो इस प्रकार से स्टार्टअप के लिए भी काफी अच्छा स्कोप इसमें दिखाई देगा। ई व्हीकल और एनर्जी में तो काफी बड़ा रिफॉर्म हुआ है। अभी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इसमें दी है, तो मुझे लगता है कि लोगों के मन में जो चिंता थी कि बैटरी कहाँ बदलेंगे, बैटरी किस प्रकार से चार्जिंग करेंगे, तो वो खत्म हो जाएगी। और उसके साथ साथ बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से प्रोविजन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से प्रोविजन की है। डिजिटल बैंकिंग का इसमें बजट में प्रावधान किया है। डिजिटल बैंक, हमारा नेशन का विजन ये है कि हम लोग शहरों में जो बसते हैं वो गांव होने से फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क होने से फैसिलिटीज मिलेंगी, डिजिटल बैंक होने से, डिजिटल करेंसी होने से, और हर एक पोस्ट ऑफिस तो आप सब जानते हैं कि हर एक गांव खेड़े में पोस्ट ऑफिस है, तो उसको बैंकिंग में सीबीएस सर्विसेज, कोर बैंकिंग सर्विसेज, जो एसएमएस बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग है, उसके साथ जोड़ा जाएगा। और एक बार अगर डिजिटल बैंकिंग का पूरा नेटवर्क पोस्ट ऑफिस में इंप्लीमेंट हो जाएगा तो हर गांव से आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ पीएसबी, दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक, इसके जुरिडिक्शन के सिवा ऑल इंडिया इज अ जुरिडिक्शन फॉर दैट पोस्ट ऑफिस बैंक, तो आपको हर एक
छोटे से छोटे इंडस्ट्री को, छोटे से छोटे व्यवसायी को, उद्यमी को हर गांव में बैंकिंग सर्विस उपलब्ध होगी। बैंकिंग के बारे में सोचा है सरकार ने, फैसिलिटी के बारे में सरकार ने सोचा है, और स्किल डेवलपमेंट के बारे में डिजिटल यूनिवर्सिटी का भी सोचा है। आप देखो कितनी बड़ी क्रांति इस में होने वाली है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 5G का जो नेटवर्क है वो एस्टेब्लिश करने के लिए पूरे प्रयास सरकार के होंगे। इसके बाद सबसे बड़ी चीज इंडस्ट्री के लिए डिमांड क्रिएशन होता है। फैसिलिटी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, इसके साथ स्किलिंग हो गया, लेकिन डिमांड कहाँ है? ये एबीजीसी के तो डिमांड ठीक है, वो बाहर जाएगा, लेकिन दो चीजें मैं अभी बताऊंगा डिमांड के बारे में। एक तो डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में आज तक भारत के रक्षा मंत्रालय हो या पिछले 50-60 साल में जो भी रूलर्स रह चुके, जो सरकारें रह चुके, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि भारत में ये सारे एम्युनिशन, भारत में इक्विपमेंट डिफेंस में लगने वाले वो हम बना सकते हैं। आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, तीनों के भी जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं वो डिफेंस इक्विपमेंट हम लोग आज तक इंपोर्ट करते आए। 5 लाख करोड़ का इंपोर्ट का हमारा बजट है, 5 लाख करोड़ का डिफेंस का बजट है। उस बजट में 68% बजट डोमेस्टिक इंडस्ट्री से खरीदना है, ये बजट में डिसीजन लिया गया है। अभी ये 68% में क्या होगा? तो कैपिटल परचेस का जो भी बजट है उसमें 68% पैसा भारत के कंपनी को ही मिलेगा। भारत के कंपनी को तो मिलेगा, तो भारत के कंपनी रेडी है क्या बनाने के लिए, सप्लाई करने के लिए? तो कुछ हद तक रेडी है, लेकिन पिछले 3 साल से डिफेंस इनोवेशन, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन में काफी अच्छा काम हो रहा है। डिफेंस इंडिजिनाइजेशन में आईडेक्स नाम से एक अलग से डिपार्टमेंट खुला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। हम जब आप देखेंगे तो हर मिनिस्ट्री में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो सेक्शन में आपको डायरेक्टरेट ऑफ इंडिजिनाइजेशन नेवी, डायरेक्टरेट ऑफ इंडिजिनाइजेशन आर्मी और डायरेक्टरेट ऑफ इंडिजिनाइजेशन एयरफोर्स, इस प्रकार से अलग से डिपार्टमेंट है, उसके वेबसाइट्स हैं। उसपे से जाकर आप देख सकते हैं कि क्या क्या फोकस इंडिजिनाइजेशन के लिए अवेलेबल है, क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इन तीनों को मिलाकर एक सृजन पोर्टल नाम से एक पोर्टल बनाया गया है, सृजन पोर्टल। इस सृजन पोर्टल के माध्यम से हमें इंडिजिनाइज करना है कंपोनेंट्स को, वो इंफॉर्मेशन उद्यमियों तक तो पहुंचती है। इसके साथ साथ ये 68% बजट क्यों दिया है? तो सृजन पोर्टल पे इतनी सारे आइटम्स डिसाइड हो चुके हैं कि ये इंडिजिनाइज करना है, इसलिए ये 68% का बजट दिया है। सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, इसमें इकोसिस्टम पूरी डेवलप होनी चाहिए। तो ये इकोसिस्टम डेवलप होने के लिए सरकार ने 3 साल का वक्त दिया है। इंपोर्ट एम्बैर्गो जिसे कहते हैं, तो इंपोर्ट बैन जिसे कहेंगे, वो पहले तो 108 प्रोडक्ट पे लगा था, अभी 350 प्रोडक्ट पे एडिशनली दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने। ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी हैज डिक्लेयर्ड रिसेंटली बिफोर 2-3 months कि डिफेंस के 350 ये प्रोडक्ट की जो लिस्ट है वो अभी हम कभी इंपोर्ट नहीं करेंगे। वो इंपोर्ट नहीं करेंगे तो कब तक? जब तक हम यहाँ पर आत्मनिर्भर उस प्रोडक्ट में नहीं होंगे। तो नेशन का टारगेट जो है, उस टारगेट डेट तक पहुंचना ये हमारा दायित्व है, एमएसएमई का और युवाओं का, नए उद्यमियों का। तो इसलिए R&D करनी पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बजट चाहिए। तो 25% बजट ऑफ टोटल डिफेंस परचेस के 25% का बजट वो R&D के लिए सिर्फ रखा है। और R&D के लिए जो बजट है वो बजट हमको उद्योग करता है, आईडेक्स के माध्यम से हम उसको यूज कर सकेंगे। उसमें जो आईडेक्स का जो ये है कि एक्सेलेंस इन डिफेंस इनोवेशन, ये जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से स्टार्टअप चैलेंज चालू है। अभी 5वां राउंड चालू है स्टार्टअप चैलेंज का, उसमें भी हम लोग अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस प्रकार से हम लोग इसका, ये बजट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये डिमांड क्रिएशन की बात हो गई डिफेंस में, लेकिन सारा टेक्निकल है, इंजीनियर्स लोगों का है, ऐसा नहीं है।
डिफेंस को फूड भी लगता है, डिफेंस को एंटरटेनमेंट भी लगता है, डिफेंस को क्लोथ्स भी लगते हैं, डिफेंस को सारा जो डिजिटल इक्विपमेंट्स है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो भी लगती है, आईटी टेक्नोलॉजी भी लगती है। तो अन्न वस्त्र निवारा जैसे कहते हैं वो सब लगता है डिफेंस में। तो आपको, आप किसी भी क्षेत्र के स्टूडेंट हो, आप थोड़ा हटकर सोचेंगे और आज तक जो इम्पोर्ट होता था, अभी हम इंडिजिनियस क्या कर सकते हैं और इनोवेटिव क्या कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी, आप देखिए तो आपको काफी सारा सिस्टम अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा दिया गया दिखाई देगा। हर एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको ही ज्यादा पता है कि अटल इनोवेशन मिशन के इंक्यूबेशन सेंटर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंक्यूबेशन सेंटर्स है, एमएसएमई के इंक्यूबेशन सेंटर्स है। इसका इंडस्ट्री और एकेडमिया इंटरेक्शन जब हम करेंगे, इंडस्ट्री को जो चाहिए, इंडस्ट्री के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार बजट दे रही है, आपसे इनोवेशन की आकांक्षा सरकार को है, तो आप आगे आइए इस प्रकार से। इसके साथ साथ लास्ट का मैं एक सेक्टर लूंगा, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में वो काफी सारे स्कीम दिए हैं। वो सबसे पहले हमने ये घोषणा सुनी है कि किसानों की आय दुगनी करनी है। दुगनी करनी है मतलब कभी कुछ कुछ विचारवंतों को ये लगा कि जो दूसरे के विचारों पे जीते हैं, जो तो इस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि किसानों की आय दुगनी कभी हुई नहीं, किसानों की आय दुगनी होगी तो दुगने भाव में खरीदना चाहिए सरकार ने। तो ये तो संभव नहीं है, लेकिन उनको कुछ करना तो है नहीं, तो सिर्फ आलोचना करनी है। लेकिन सरकार की मंशा ये है, किसानों की आय दुगनी करने के लिए आपको एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फार्म गेट पे करना चाहिए। हर विलेज के फार्म के गेट पर इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनेगा और वहां पर प्रोडक्शन होगा, वैल्यू एडिशन वहां पे होगा, तो उसमें आपको दिखाई देगा एक स्कीम, एग्री इंफ्रा फंड, 1 लाख करोड़ का फंड उसमें दिया है, पिछले साल ही दिया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एग्रो एमएसएमई नाम से अलग से सेक्टर बनाया है। अलग वो एग्रो एमएसएमई के अंदर क्लस्टर्स बनेंगे। मेरे पास अगर 10 एकड़ क्षेत्र खेती है, किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 4 एकड़ है, सब मिलके अगर कुछ एक आधा जो भी पैदावार आती है उसमें से उसका अगर प्रोसेसिंग हो सकता है, तो हम 4, 5, 10 मिलकर वहां पर प्रोसेसिंग करेंगे और प्रोसेस करके वो प्रोसेस फूड, प्रोसेस जो आइटम है उसको हम एक तो एक्सपोर्ट करेंगे या दूसरे राज्य में भेजेंगे या सिटी में लाकर भेजेंगे। तो लॉजिस्टिक पार्क का कनेक्ट है, किसान रेल का इम्प्लीमेंटेशन है, किसान रेल के लिए भी काफी अच्छा प्रावधान दिया गया है। किसान रेल से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, लॉजिस्टिक पार्क से लॉजिस्टिक पार्क कॉस्ट कम होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कोल्ड स्टोरेज हो, गोडाउन्स हो, टेस्टिंग फैसिलिटी हो, ये सारी चीजें विलेज में निर्माण होगी। इसमें रोजगार कैसे बढ़ेगा, मैं बोलता हूँ आप कितने भी यूनिवर्सिटी में बड़ी शिक्षा प्राप्त किए हो, लेकिन आपको अगर सही मायने में प्रोडक्शन में जाना है तो आपको विलेज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उसमें डिजिटाइजेशन का काफी बड़ा स्कोप है। उसमें आपको ड्रोन टेक नाम से, ड्रोन शक्ति नाम से योजना अभी सरकार ने इस बजट में दी है, उसमें 10 लाख रुपए तक का आपको ग्रांट मिलेगी। 10 लाख रुपए तक की ग्रांट है, जो एफपीसी या जो किसान ये खरीदेगा वो हमारे गांव के लिए यूज होगा। इस प्रकार से जो प्रोजेक्ट होगा उसमें रेंटल देंगे हम ड्रोन, किसके लिए, तो जो भी सर्वे है या फर्टिलाइजर का स्प्रेइंग है इसके लिए। तो ड्रोन का यूज तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ड्रोन को आप जानते हैं, ड्रोन का यूज भी जानते हैं, लेकिन यूज ऑफ ड्रोन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम अगर आप करोगे तो उसके लिए अलग से ड्रोन शक्ति नाम से योजना इसमें की है। तो ये सारा लिंकेज है। इस लिंकेज में आपको ये दिखाई देगा, वंदे भारत एक्सप्रेस भी गवर्नमेंट ने दी है। वंदे भारत एक्सप्रेस में 400 ट्रेन के ऑर्डर अभी कंफर्म किए हैं। ये कौन बनाता है, पीएसयू है, गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, रेल कोच फैक्ट्री 4 फैक्ट्रीज है उसमें बनेगा। लेकिन उसमें ये कहा गया है कि पूरे के पूरे कंपोनेंट स्वदेशी हो,
तो 400 फैक्ट्री 400 रेल के जो भी कंपोनेंट है उसको मिलेगा। और दूसरी चीज ऐसी है कि एक तरफ से हम लोग रेल पूरी इंडिजनाइज कर रहे हैं। आईआरसीटीसी में एक आईआरसीटीसी जो हम लोग रेल में जाते हैं तब फूड मिलता है, कुछ चीजें मिलती है खाने की जो आईआरसीटीसी सप्लाई करती है। तो आईआरसीटीसी ने ये भी निर्णय किया है कि जो रेल में बिकेगा, जो पेंट्री कार में बनेगा, वो भी पूरा स्वदेशी हो। तो ये भी डिसीजन हो चुका है। तो आप देखिए इस प्रकार से डिमांड क्रिएशन के लिए सरकार मदद कर रही है, फैसिलिटी देने के लिए सरकार मदद कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई रही है, और स्किलिंग देने के लिए भी योजनाएं हैं। मैं टैक्सेशन ये वो इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, हम किस दिशा में जाना चाहिए। तो युवाओं के लिए रोजगार का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल रेलवे में मैं बाबू बनूं, या कलेक्टर ऑफिस या डीएम ऑफिस में मैं कुछ तहसीलदार बनूं। सरकारी नौकरी ये उसका उद्देश्य नहीं है। हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें स्वावलंबी बनना है, स्वावलंबी भारत का एक बड़ा स्तंभ बनना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज को इकट्ठा देखकर हम भारत को आत्मनिर्भरता की ओर किस तरीके से ले जाना है, तो ये सोचने के लिए अभी आज का ये इतना विषय काफी है। आप जब फिर से आप बोलेंगे कि किसी एक टॉपिक के ऊपर अगर आपको किसी को या डिफेंस हो, रेलवे हो, या किसी टॉपिक पे आपको इंडस्ट्री के जानकारी चाहिए, तो आप संपर्क बिल्कुल कर सकते हैं। आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये सब सुन लिया, इंडिजिनस के आपका नाम ही इंडिजिनस है फोरम का, तो इंडिजनाइजेशन में तो आपको काफी कंट्रीब्यूट आपने करना चाहिए। और हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को अगले भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए कृतज्ञता देता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Now, I would like to welcome our next speaker, Mr. Abhishek Malhotra ji. Before he could start his session, I would like to tell you about him. He has done graduation in economics from DU, masters in economics from the University of Hyderabad, now pursuing PhD in economics from the University of Hyderabad in the field urban economics and infrastructure development. He had previously worked as a research analyst for HUDC research project and later worked as research analyst with IIM Ahmedabad. Since last year, he is working as a consultant with the Chief Economic Advisor, Ministry of Finance, Government of India. He has published various newspaper articles and research papers in national and international journals. He had represented India as a delegate in Indo-Asian Youth Summit and went as a youth delegate to Bahrain to represent India. He had also been participated in Kautilya Fellows Program representing India and was selected in the top 10 delegates at the end of the event. So, Mr. Abhishek Malhotra ji, sir, I would like to request you to take this session ahead. Thank you, Suyog ji, and thank you, Pranay, for inviting me here. First of all, I would like to on your videos so we could have a more interactive session. Pradeep sir has already covered, the basics of the budget. He has already told. So I am assuming that most of the audience are from economics background. Is it right, Suyog ji? Yes, they are from commerce background. Okay. So, when we talk about the budget, it is important that we first understand the context in which the budget was presented this year. So, basic 3 points that we need to remember is that this is the third year of the pandemic. Then the nation and the government is being targeted for the rising unemployment and inflation in the country. And along with this, 5 states will be witnessing election in the next, in this month, in fact. So in this context, the budget is being brought and people were expecting the budget to be more populist, that it will affect the masses and transfers will be made to the people.
but nothing of that sort has happened in this budget. That the government has confidence in its policies. They are very much confident and they do not need to change their policies every year. Second, they have a very clear vision. The Amrit Kal that they have mentioned that will be going on for the next 25 years, and they have their policies in place for those 25 years. So this indicates that the government is very much confident and they know what they are doing, which is a very important thing, because when you lay out expenditure saying that this project will give this much amount for the next 5 years, it certainly. And as the FM in her speech had mentioned that when they are doing this public expenditure, they are doing it with an attempt to crowd in the private investment, which is very much required at this time. So, this is the context I just wanted to give when we talk about the budget. Second is that, since I am assuming that most of you have studied some basic economics at some point, so you must be knowing of classical and Keynesian school. So when, in 1930s, we were going through depression, Keynes had advocated that we need to increase government expenditure to bring the economy out of a slowdown or a recession. So in this budget as well, we were expecting that the government increases its expenditure in order to bring out the economy from, the slowdown that we are going on. Now, the government has indeed increased the expenditure. We have seen that last budget was of 34 lakh crores, and this time they have increased the budget further to 39 lakh crores. But it is important to understand that what kind of expenditure does the government make? So, one kind of expenditure is, when you are giving a fiscal stimulus, you give cash transfers to the people. Now, if I give you 5,000 or 10,000 rupees, you will obviously go out, do some shopping or something. You'll spend the money somewhere, which will generate demand in the economy, and then the economy can start. The virtuous cycle can start. But the second kind is where, as Pradeep sir was saying, where you plan to create jobs, what the government has actually done. Now, what happens is when you plan to uh, generate jobs, it will obviously, when a person gets a job, the demand will increase. But this is a better policy thinking of the long run, because when you generate demand through jobs, you not only generate demand, but you are preparing yourself to sustain at that higher demand level. So, the government has made it very clear in their budget that they are not bringing out this budget for some short gains, but they have a long-term vision for which they are setting the stage at this moment. Now, infrastructure development and its benefits, Pradeep sir has already mentioned. But just to give a brief of, like, people say everything in the long run, but what now? We live in the present. So, infrastructure development also, when we talk about infrastructure development, when a project is sanctioned, there are jobs that are created not only in the long run, but also in the short run. When you start a project, you need laborers, engineers, managers, supervisors, and then small businesses pop up nearby, entrepreneurship start. And suppose you're building a railway station, you require all these people. And once that railway station is prepared, you need hundreds of people to manage that railway station. And then there are all kinds of jobs that start due to the railway station. So it is an effect that we can see not only in the short run, but also in the long term. And if you have heard of Milton Friedman, you must be knowing that Milton Friedman has said that a person increases his consumption when their uh, average permanent income increases. So when you generate jobs and try to increase the demand in the economy, you have to increase their permanent income. That is when the demand actually rises and it sustains. So that is what we have majorly seen in the budget this year. This was on the infrastructure aspect, and infrastructure not only generates jobs or create demands, but you have to understand in a holistic picture, because what we have seen is, like, we were doing some analysis last month. So the major problems that we are witnessing in the economy is because we are facing severe supply chain issues in the economy. Our logistics has suffered, and that is why the costs are increasing in the economy. Inflation is going up. So when you develop infrastructure, you are solving all these issues. With better infrastructure, your supply chain issues are solved. Now, the PM Gati Shakti scheme that was announced, it's not like we'll be developing roads, railways in separation.
They are all being interlinked so that when you get down of a railway station, you have a expressway next to it. You don't have to travel, or you don't have to take other means. When metros are being constructed, or when expressways are being made, like suppose I'll tell this to you by example. Suppose we have we see Delhi right now. So Delhi, we have a lot of development has already happened, but there are a lot of places nearby, not just Gurgaon or Noida, but say for example Meerut. Now Meerut is very close to Delhi, but the transportation is not very comfortable. So when you develop a Delhi Meerut expressway, that expressway will not just help you in it is not just a means of connectivity, and it does not just help you in commuting, but that entire corridor develops, and Meerut develops as a city. So it is more about developing cities. And as the FM has said in a speech, that in the next 20 years we expect 50% of our people to be living in urban areas. So when you want 50% of your population to live in urban areas, you need to develop more urban cities. You cannot rely on the already existing cities. So that is why when I initially gave the context, it is because the government is preparing for long term, and we need to understand the budget in this context. We cannot always be thinking about the short run. And another major reason, I'll tell you why this fiscal stimulus thing I was saying, I forgot initially, but why I was saying about what kind of expenditure you make is because most of us have seen the 2008 financial crisis that had happened. Same kind of recession happened. Same kind of recession happened. So what the government did at that time was give out the money. You spend the money. When you do not tackle the supply side, to manage to counter the demand side, when demand increases without taking care of the supply, as we all expect with basic economics, the prices will start moving upward. So what we had witnessed back then in 2008 was that the inflation went into double digits. Now it is still around 5.9. The CPI is around 5.9, which is 6% we expect inflation to be normal. So yes, last month I think the inflation rate was 5.8 or 5.9. But in 2008, what had happened when we did not take supply side measures, what that the inflation has gone to double digits. Now, when demand continuously keeps rising and you do not have supply to support it, we witness that imports started increases, because the market will support you. If they are not preparing the goods inside, they will import from outside. That is what happened that time. So when to counter this demand, you bring in the imports, then what happens is your forex reserves start decreasing. So it might help you in the short run, but in the long term, your economy suffers very, very badly. Now, this time we have seen everyone must be reading the newspapers. So the government has very much focused on the supply side reforms. As Pradeep sir had also mentioned about MSMEs and PLI schemes. So the government has very much focused on the supply side reforms, because if increasing demand, as again I'll bring up an economic theory, is the Say's law. The classicals had said that supply creates its own demand. So when you have supply, automatically, because when you have supply, you to bring up that production level, you are automatically employing people. And when you employ people, those people generate demand. So demand will in turn come in, but you should have supply to counter that demand, because if you do not have that supply, inflation and forex reserves will become a bigger challenge for the country. I'm not getting into the numbers as of now, because Pradeep sir has already mentioned about the numbers, so I won't get into numbers as of now. But the next thing is, then the most things that you must have heard of is the public expenditure being in the form of capital expenditure. Now the government makes two types of expenditures. One is the revenue expenditure, one is the capital expenditure. The revenue expenditure is mostly the day-to-day recurring kind of expenditure that is in the form of the salaries and the day-to-day works that are going on. And the capital expenditure is in the forms of what we are seeing in infrastructure development. Now, why that capital expenditure is being stressed on by this government is because various studies have indicated that capital expenditure has a multiplier of around 2.5 in the short run and 4.8 in the long run. Now, what this multiplier means is that suppose the government pushes in 100 rupees in the economy,
In the short run, that will become 250, and in the long run, that money will become 480. That is what capital expenditure means. And revenue expenditure has a multiplier of only 0.921. So if you have 100, it cannot generate more than 100. So that is why the government has been stressing so much on capital expenditure. If you would see, from 2019 to 2020, in that gap, we had witnessed a growth. From last 2 consecutive years, we have seen a growth of 35% every year in capital expenditure. So that is how the government has relied on capital expenditure to push the growth, because you have to generate more and more from what you are spending. You cannot just wait for the government to keep spending, because in the end you need private investment to come in, for which you need policies that the private sector can believe in. You can go and read, many papers are available on policy uncertainty and growth. This is a very interesting concept, and if you must have gone through the economic survey of last year, it had a chapter on policy uncertainty in it, where it mentions that your policies should be certain, the economy should believe in your policies, the citizens, the private companies, the investors, they should believe in your policies, and that is when the money will start growing in the economy. And what we have seen in the last 2-3 years is that the budgets are going in continuation with each other. So when the budgets go in continuation, people start believing in your policies, and when people start believing in your policies, that is when the investment starts coming in. Now, to prove this, you must have seen the forex reserves data. We are at all-time high at this point. We have our import cover is very high. We have a very solid import cover with us, and our economy can sustain with that forex reserves for a very, very long time. I had got one question about repo rates. What I would like to link with this is, someone had asked what are repo rates and how that will impact the economy. So while I'm talking about the fiscal side right now, the repo rates talk about the monetary aspect of the economy, and that is what the RBI is in charge of. So the government has nothing to do with the repo rates and reverse repo rates. That is the decision of the RBI. But I'll just tell you very briefly of how that will affect the economy, is because since it is linked with the inflation rate, because people have been saying that the RBI has maintained an accommodative stance, and that is why we are witnessing the inflation. But there are two logics behind that. The first is the government, the RBI needs to maintain an accommodative stance because they need to push out the money in the economy to make sure that there is liquidity in the market, so that demand can be generated. Now, when inflation will obviously go up when you keep on pushing the money. But what happens is, when reverse rates is repo rates is something that the rate that the RBI charges on the money that it lends to the public sector banks or the commercial banks. So when that repo rate increases, the commercial banks will stop taking money from them. Stop in the sense, they'll reduce the money that they take from the central bank. And when they reduce the money that goes into the hands of the people in the form of loans or whatever they lend out to the common people, that will also decrease. Liquidity will increase. It will reduce demand, and inflation will come down. So when the government plans a policy, or when the RBI plans a policy, they have to make sure that what is their current requirement at the moment. Why inflation is rising, there is no doubt in that, but as I said, it is in a comfortable band. So the need right now is to increase demand in the economy, and that is why the RBI has maintained a accommodative stance for now. I had seen a hand up. I just got a notification, so I don't mind taking questions in between as well. Pranay, should I take questions in between, or just in the end? How do you suggest it? If anyone has a question in between also, they can keep asking. It helps the flow to go on, because in the end, if I am asked a question about something else, I might not be able to explain it that well. But once it comes in between, it's easier to explain. So if anyone has a question till now, they can ask, or we can take up in the end. Yes, if anyone have any questions, you can ask. Yes, Hate is raising yes, their hand. Yes, you can. I don't have the doubt regarding the topic you are telling us. I have doubt regarding MNREGA's budget reduction of 25%.
So why is it? Because it is one of the most important sector which has to be focused by the government, because to make up the employment or to build up a strong economy. So why has the government reduced 25% of the budget? Uh, Yes, so here Manrega is a very important component, obviously, but you know what you are saying is what you've read in the newspapers. So 25% reduction is based on the when you are comparing the revised estimates with the budget estimates of this year. So when you are making the comparisons, you compare the budget estimate of the last year with the budget estimate of this year, because revised estimate for this year can be changed, you know, based on the demand. So Manrega yeah. is we get a what do you say, real-time data for Manrega based on the work that is demanded and the work that is created. Okay, so you know, even in this year, if we see that the demand is the Manrega demand is increasing, people are demanding more work, I'm sure the budget will go up. So we should only compare budget estimates with budget estimates, not the revised estimates with the budget estimates. Okay. You are comparing that you are comparing the revised estimates with the budget estimate. That is why you're seeing the 25% difference. Yes, sir. Thank you, sir. Any other? You Okay, can so use. Yes, sir. You can continue, sir. okay, so moving on, since I have spoken about the infrastructure part already, the second is the MSME. Now, since even Pradeep sir is expert in MSME sectors, but you know the PLI scheme that sir was talking about is very much important, because you are talking about increasing production. And as I had mentioned about the supply side, so PLI scheme is one of the major reforms that the government has taken in the supply side, because MSMEs are, and if the governments would not have come out with the PLI schemes or with the credit line schemes, and you know the ramp program that has been announced this year in the budget, you know, you cannot make sure that the MSME survives a pandemic like this, because MSMEs take a lot of loans when you know they are running their businesses, and when the demand has increased. Yes, the local bond. I'll get into the bond market later. So when the PLI schemes, what I was saying is 14 sectors at Sir has mentioned already. So PLI schemes may, when you give incentives based on the production, what happens is that the companies want to increase their production continuously. What helps them is, because they're getting easier credit from the government, they do not mind taking up more capital. When more capital is brought in, it makes them more efficient, because they hire more people and they expand their production. So you must have heard of the increasing returns of scale. That increasing returns come in and their costs are reduced significantly. So not only are they prepared to survive a pandemic like this, but they are also prepared to compete in domestic as well as the global markets. So that is the aim that the government is focusing on, to make our MSMEs very strong and resilient, not just to survive in the domestic markets, but also to compete in the global markets, because it is time that you know we capture the global markets to survive. Competition that is going on. You must have seen our exports have been rising tremendously even during the pandemics, which has not happened previously, but we are seeing a rise in our exports in this pandemic. So that is a result of the policies that the government has been following from last couple of years. When you see your production continuously rising, your exports rising, your economy already becomes strong. And you know the private investors and the foreign investors, they are continuously observing, and the money is flushed in the economy only based on the performance of these sectors. Now, there are a lot of questions over why do we have micro and small industries, and then we have large industries, but we are missing that gap of medium industries. Now, I had got a question on this as well. So when we talk about micro, small, and large, what happens is that the government focuses more on micro and small industries, because micro and small industries need continuous support to survive in the markets. That is why what happens is, it is not like we have a missing medium kind of a problem in the economy. What happens is that in order to take the benefits what the micro and small sector small industries are getting, the companies prefer to open up another micro small rather than going into the medium sector. Like suppose
you are getting a benefit till the time your company has a turnover of 5,000 crores. Now, the minute your turnover increases little over 5,000 crores, your 5 crores, your benefits go. So what the company rather prefers to do is open another firm with some kind of a name, operate in the same area or probably just next building or on different floors to get in the benefits and then increase the production. But they do not accept that they have crossed the barrier of micro small. That is why we see that people talking about the problem of missing middle, but it is not missing middle. It is because the incentives that the micro and small get and the people wanting to take those benefits, that this happens. Now, to counter this, what the government has been doing is they have been they are increasing the limits that the micro and small have. I think I'm not an expert in this field, but the government earlier had a ceiling till 1 crore, then it was extended to 5 crores, and now they have increased it further, is what I know of. If I'm wrong, Pradeep sir can correct me on this. So that is how the MSME sector is going up. Then for the youth and for the startup sectors also, Pranay had sent me a couple of questions. So if you see the startup sector, uh, the sunrise opportunities that the government has identified, artificial intelligence, drones, geospatial mapping. So all these sectors are the sectors that will be the center in the next few years or probably in the next decade. So the government has identified those sectors and they have allowed startups in those sectors today itself. So we are preparing our companies today to fight the battle tomorrow. That is the vision that the government has as of now. And similarly in defense, we have never seen startups participating, but this time startups have been allowed in defense R&D as well. So that is a brief of what I think. I am running out of time. Abhishek Ranjanji is a very good friend of mine. He has switched on the camera twice. So I would stop here. Youth is Abhishek Ranjanji's field. So I think I'll not get into that. And then if there are any other questions, I'll take it at the end of the session. Yes, thank you so much. Thank you so Thank much you, sir. for your wonderful session. And we have some more questions. We will like to get back to you after Abhishek Ranjan sir will get over. Sure. So now I would like to welcome our next speaker, Mr. Abhishek Ranjanji. So Abhishek Ranjanji is an educational sector professional having 9 years of experience. He worked with the government schools on principal leadership, teachers motivation and the system transformation related projects in Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh. He worked with the organization like Piramal Foundation, STIR Education and worked in 8 aspirational district program of Niti Aayog in different capacity. Before moving to the development sector, Abhishek sir worked with New Delhi-based think tank Dr. Shyama Prasad Mukherjee Research Foundation as a research journalist for 2 years. He did LLB from the University of Delhi. He has a deep interest in the public policy and the development discourse and is passionate about the working to facilitate the better implementation of policies at the large scale in order to ensure the inclusive development. So I would like to hand over this session to you, Abhishek Ranjan sir. Please carry forward. थैंक यू सो मच अभिषेक जी हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा लगा, काफी डिटेल में बहुत सारे, मैं इसलिए जानबूझ के मैंने प्रणय जी से रिक्वेस्ट किया कि पहले अभिषेक जी को सुनना चाहता हूं और प्रदीप जी ने बहुत अच्छे से एक हॉलिस्टिक मैनर में जो डेटा ही नहीं बल्कि चीजों को बहुत प्यार से समझाया भी हमें। मुझे लगता है कि बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन थे। इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो अदरवाइज हम उसको लगता है कि एक लाइनों का कुछ बजट में कुछ मेंशन किया गया है, हम उसको उसी तरीके से लेते हैं। क्योंकि मुझे प्रणय जी ने कहा है कि केवल एजुकेशन पे बातें करनी है, तो मैं भी केवल एजुकेशन पे बातें करने वाला हूँ। मुझे याद है बजट के दिन शाम में एक मैसेज आया कि बजट का मेंशन बजट डॉक्यूमेंट में कितने कहाँ पे है, थोड़ा मुझे कुछ चाहिए, डेटा चाहिए। सो जब सर्च करने गए तो किसी ने बताया कि
4-5 ही तो बातें लिखी गई है उसमें, 4-5 लाइनें हैं, उसमें क्या नया है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। बट मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। आई होप मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट कुछ इंटरप्रिटेशन और कैसे उसके पीछे की जो फीलिंग्स हैं, जो उसके पीछे का काम है, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। दो बातें हैं जो हमेशा लोग डिबेटेबल होता है कि गवर्नमेंट इज नॉट फोकसिंग ऑन एजुकेशन, फर्स्ट थिंग इज, एंड द सेकेंड थिंग इज कि गवर्नमेंट तो बजट ही नहीं देती। ये दो एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है कि बहुत डिबेटेबल टॉपिक होता है, और अगर आप मेन डिस्कोर्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ओपोनेंट्स हैं गवर्नमेंट के, या जो इनफैक्ट कि बहुत सारे एक जनरल परसेप्शन भी है कि इस सरकार का शिक्षा पे कोई जोर नहीं है, शिक्षा के बजट घट रहे हैं, बहुत सारी बातें। मैं आपको कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट कि इस बजट में जो स्कूल एजुकेशन का जो अमाउंट है वो अप्रॉक्स 15.63% बढ़ा है, और उसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का अगर आप बजट देखेंगे तो उसमें भी 6.46% का एक ग्रोथ देखने को मिला है। अगर आप थोड़ा इंटरप्रिटेशन इसको हम इसको और थोड़े डिटेल में जाते हैं कि अगर आप डेटा वाइज बात करेंगे तो सोशल सेक्टर पे गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल खर्च है, वो लगभग अगर आप आंकड़ों के हिसाब से बात करेंगे तो लगभग 32.85 लाख करोड़ रुपीस है। और ये 32.85 था 2014 एंड 15 में। 2021 एंड 22 के बजट जो एक्सपेंडिचर का जो डेटा है वो बता रहा है कि इसका जो डेटा है वो 71.61 लाख करोड़ है। बट इसमें जो एजुकेशन का जो रेशियो है वो उसको जानना बहुत जरूरी, इंटरेस्टिंग है कि एजुकेशन जो 2014-15 में 3.5 लाख करोड़ खर्च हो रहे थे, जो कंबाइंड सोशल सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है, स्पेशली जिसमें स्टेट एंड सेंटर दोनों के अगर कवर कर लेते हैं, फिर भी वो डबल हो गया 2021-22 तक, और अभी ये 6.97 लाख करोड़ है। बट अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग फिगर मिलेगा, और वो ये है कि लगभग 10%, मतलब अगर पिछले 10-15 साल का डेटा, 10 साल का लगभग डेटा देखेंगे तो टोटल सोशल सेक्टर का जो बजट है उसका 10% एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, 10%। और अगर जीडीपी के हिसाब से देखेंगे तो इसमें स्लाइटली एक डिफरेंस नजर आता है कि जहां पे 2014-15 में 2.8% टोटल जीडीपी का खर्च हो रहा था एजुकेशन पे, वो उसमें 0.3% का इंक्रीमेंट हुआ है, और अभी 3.1 के आसपास में पिछले 2 सालों से वो दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि हमारे लिए क्या जरूरी है जानना। हमारे लिए दो बातें जानना बहुत जरूरी है, खास करके जो बजट में हम अमाउंट को अगर देखते हैं, रेशियो को देखते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि वो घट भी गया। एक चीज है जो जानना हमारे लिए जरूरी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो से है स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन पे, अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी फ्रेमिंग तक कुछ ज्यादा है, या जो उसके अपने इंस्टीट्यूशन से उसको चलाना उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बाय एंड लार्ज अगर टोटल डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर अंडर स्टेट गवर्नमेंट। वो स्टेट गवर्नमेंट उसको चलाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रेगुलेटरी जो फॉर एग्जांपल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है तो एआईसीटी, जो बाकी नॉर्मल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए यूजीसी, इस तरह का रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो उसको रन करती है, उसके ऊपर काफी खर्च होती है। स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे तो अगर आप स्कूल एजुकेशन के बजट को अगर आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि अप्रॉक्स 20% जो बजट का जो कॉस्ट है वो मिड डे मील स्कीम पे खर्च होता है। और आपको पता है कि मिड डे मील की जरूरत और उसके पीछे की जो थॉट प्रोसेस है वो एक डिफरेंट है। जो लोग रूरल एंड ट्राइबल एरियाज में काम करते हैं वो उसकी नीड को समझते हैं कि उस पर क्यों सरकार इतना पैसा पंप करती है, क्यों इतना पैसा खर्च करती है। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा खर्च जो होता है सरकार का, जो हमें समझने की जरूरत है, वो है हमारा जो स्कीम्स लाइक पहले सर्व शिक्षा अभियान था, उसके साथ रमसा था, टीचर्स ट्रेनिंग था, अभी सबको मर्ज कर दिया है गवर्नमेंट ने, उसका समग्र शिक्षा अभियान हो गया है। उस पर सरकार का एक बड़ा अमाउंट खर्च होता है। और समग्र शिक्षा के थ्रू अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप देखिए कि जब पहले स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा ऑनरशिप था, खास करके सर्व शिक्षा अभियान आने से पहले इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की कैसी हालत थी, कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे। और वी शुड रियली थैंक्स टू अटल जी,
कि वो एक बड़ा अभियान शुरू हुआ कि गांव-गांव में स्कूल खुलने शुरू हो गए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी, बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की जरूरत है, इसलिए समग्र शिक्षा आ गया और इसलिए आज उस पर काफी खर्च हो रही है, उसमें बहुत बड़ा एक रेशियो सेंट्रल गवर्नमेंट का जाता है। अदर देन दैट, जो टीचर्स एजुकेशन है, देश भर में डाइट बने हुए, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वहां पे टीचर्स एजुकेशन में गवर्नमेंट खर्च करती है। तो अब एक सवाल आता है कि बजट का जो रेशियो है, कई बार होता है कि इसका ज्यादा है कम है, ये जो रेशियो जो बढ़ रहे हैं कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो आपको एक इंटरेस्टिंग फिगर्स में बताना चाहता हूँ कि देश में पहली बार, जो लोग किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, आप किसी टीचर से बात करिए कि 3 साल पहले उनके स्कूल को कितना कंटीजेंसी फंड मिलता था, सो दे विल से हार्डली से कि 10 से 15,000, उससे ज्यादा तो नहीं ही मिलता था। बट आज जस्ट बिकॉज ऑफ समग्र शिक्षा, देश के तमाम गवर्नमेंट स्कूल दे आर रिसीविंग मिनिमम 12,500, जिसके पास 15 से 25 बच्चे हैं अगर स्कूल में, दे आर रिसीविंग मिनिमम 12,500 और मैक्सिमम बच्चों के अकॉर्डिंगली उनको पैसे मिल रहे हैं सो दैट वो छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर पाए। पहली बार, अगर आपके पास डेटा हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि देश में पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली फंड एलोकेट किए, लाइब्रेरी के लिए पहली बार पैसे एलोकेट किए गए। आपको पता है कि टॉयलेट्स की क्या हालत थी। तो ये जो पैसे हैं जो बजट में, जो बजटरी एलोकेट, I think sir has lost his connectivity. Abhishek Malhotra sir, are you there? Yes, yes, I'm here. Okay, so before they will come back, we can have some quick question answer sessions for the Yes, students. yes, go ahead. Yes. Okay, so sir, I want to ask one thing, that for how are we gonna tackle the issues faced by the small businesses and retailers regarding the dominance of big retail giants like Amazon and Flipkart? Yes. So, see, first of all, we cannot compare the retailers with, the e-commerce giants like Flipkart and Amazon. Okay. And then, if you will find even Flipkart and Amazon, when you're ordering something, if you have checked where that product is coming from, so there are a lot of retailers and small manufacturers that have registered themselves with these Flipkart and Amazon kind of giants. Now they have already entered the market, they have penetrated the market very deeply, so we cannot stop them. Oh, Abhishek Ranjanji is back, so I'll stop now. Okay. Let him Okay. complete first. Yes, yes, मैं sure. दिल्ली में रहता हूँ जहाँ पे फ्री में मुफ्त में बिजली मिलती है, यहाँ बिजली जाती भी है, तो इसलिए सोचा कि आपको बता दूं। अभी मैं अंधेरे में बैठा हूँ, आई होप कि मेरी आवाज कम से कम आप तक पहुंच रही है। Yes, yes, sir. We can hear you, sir. You can Yes. continue. यस, सो इस बजट में जो भी एलोकेशन में बढ़ोतरी हुई है, आई थिंक वी विल सी द पॉजिटिव इम्पैक्ट, और इसको बहुत ज्यादा अगर इससे रिलेटेड कुछ सवाल होंगे तो हम आगे ले सकते हैं। जो दूसरा आयाम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इस बजट में मेंशन किया है और जिसके ऊपर ध्यान दिया गया है, वो है डिजिटल एजुकेशन के ऊपर। वी ऑल नो कि ड्यू टू कोविड सिचुएशन हम बच्चों का 2 साल से एजुकेशन एक तरह से दे आर डिस्कनेक्टेड, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द रूरल एंड ट्राइबल एरियाज, जो जहाँ के बच्चे दे आर नॉट हैविंग एक्सेस। और जब हम एक्सेस की बात करते हैं तो 3 काइंड ऑफ एक्सेस जो है वो हमें समझना पड़ेगा, खास करके डिजिटल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट से। फर्स्ट चीज कि एक बच्चे के पास कोई डिजिटल डिवाइस नहीं है, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसके पास डिवाइस नहीं है। दूसरी कैटेगरी जिसके पास डिवाइस तो है बट वहां पे उसके पास इंटरनेट के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंडिया सबसे चीपेस्ट डेटा प्रोवाइड करता है, बट फिर भी हम सबके लिए एफोर्डेबल नहीं है कि कोई 7 कम से कम 5 से 6 घंटे का क्लासेस एक तरह से ऑनलाइन वीडियो फॉर्म में हम ले पाए। जो तीसरा है प्रॉब्लम कि नेटवर्क भी है, डिजिटल डिवाइस भी है, इंटरनेट की फैसिलिटी भी है, डिजिटल डिवाइस भी है, बट वहाँ नेटवर्क ही नहीं। आपको पता है कि इंडिया में अभी भी बहुत सारा हिस्सा है दोज आर डिस्कनेक्टेड। आप चले जाएंगे, मैंने ऐसे डिस्ट्रिक्ट में काम किया है जहाँ पे अगर आप निकल गए शहर से दूर तो आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा,
और नेटवर्क का मतलब है कि वहां पे मोबाइल भी नहीं और इंटरनेट भी नहीं। अब ऐसे इलाकों के बच्चे जाए तो कहाँ जाए? दूसरा नंबर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझने की जरूरत है डिजिटल एजुकेशन के ऊपर, वो है कि इंडिया में चाहे वो फ्लड हो या फिर समर का टाइम हो या विंटर का टाइम हो या वायलेंस अफेक्टेड एरियाज हो या ढेर सारे स्ट्राइक चलते रहते हैं, हमारे बच्चों का एजुकेशन हमेशा हैम्पर होता ही होता है। लेकिन हमारे पास कोई देश में आज तक बहुत ज्यादा फोकस्ड वे में ये सोचा नहीं गया कि हम उन बच्चों के बारे में क्या कैसे काम करें जो डिजिटली डिस्कनेक्टेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बजट के साथ इसका क्या रिलेशन है और ये डिजिटल एजुकेशन की बातें क्या अभी कोरोना के टाइम में शुरू हुई है? तो नहीं शुरू हुई है। यहाँ पे एक बातें शेयर करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड गवर्नमेंट ने शुरुआत की, इसी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। 10,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए जा रहे हैं और देश के लगभग 1 मिलियन गवर्नमेंट स्कूलों में ब्लैक बोर्ड को हटाकर डिजिटल बोर्ड लगाने की तैयारी चल रही है, उस पर काम भी हो रहा है बैकग्राउंड में। लेकिन जब आप कोविड के टाइम में डिजिटल एजुकेशन की नीड को अगर आप समझेंगे कि कैसे काम करिए, और सरकार ने कहा कि डिजिटल एजुकेशन के लिए हम डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाने वाले हैं। ये कौन होंगे यूनिवर्सिटी, किस लिए जरूरत है? अगेन ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर बहुत ज्यादा हम बात करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है। बट 3 फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला नंबर है कि आज के दिन में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि कोई भी रैंडम पर्सन अपने को यूट्यूबर बताकर, अपने को एजुकेटर बताकर वो कुछ भी कंटेंट यूट्यूब पे डाल रहा है एंड हमारे बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। कोई उसको देखने वाला नहीं है, कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है कि वो कंटेंट वैलिड है, सही है, बच्चों के साइकोलॉजिकल पेडागोजिकल एस्पेक्ट को कैटर करता है कि नहीं करता है। इसलिए लास्ट बजट में जो NIRF रैंकिंग है उसके टॉप 100 जो यूनिवर्सिटीज है उसको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कहा गया कि आप तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है स्वयं पोर्टल आज वहां पे सैकड़ों कोर्सेज जो है मौजूद है जिसको लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, बट स्टिल वो एक मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रहा है। हम एक दूर दराज के इलाकों में रह के मेरा मन है कि मैं ऑक्सफोर्ड से कोई डिग्री लूं, मैं ले सकता हूं ऑनलाइन, बट इंडियन यूनिवर्सिटीज आज जस्ट बिकॉज ऑफ स्वयं आए हैं प्लेटफॉर्म पे, बट कोई अभी भी एक बहुत डेडिकेटेड काम नहीं हो रहा है। सो डिजिटल यूनिवर्सिटी जो बनाने का जो एक ये इनिशिएटिव लिया गया है उसका जो मॉडल है वो मॉडल बहुत जबरदस्त होने वाला है। जबरदस्त इस सेंस में होने वाला है क्योंकि ये मॉडल एक इंश्योर करेगा, इसको नेटवर्क हब एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं, आप इसके बारे में पढ़िएगा। इसमें ज्यादातर क्या होगा कि जितने भी एक जो बेस्ट एक्सेसिबल जो कंटेंट्स हैं, जो बेस्ट एक्सेसिबल जो क्वालिटी मटेरियल्स होंगे वो सबको एक कहीं ना कहीं लिंक किया जाएगा। और ये डिजिटल यूनिवर्सिटी ये इंश्योर कर रही होगी कि जैसे हमारे नॉर्मल कॉलेज में या जो हमारी यूनिवर्सिटीज में कुछ भी पढ़ाई जाती है उसका कुछ ना कुछ एक कोई ना कोई अप्रूवल बॉडी होती है जो उसको डिसाइड करती है कि क्या पढ़ाना है, उसको कैसे पढ़ाते हैं वो आज भी चैलेंज है। बट ये डिजिटल यूनिवर्सिटी एक इंश्योर कर रही होगी कि क्या पढ़ाना है वो भी सही हो और जो पढ़ाया जा रहा है, जो बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है वो भी एक अप टू दी मार्क हो। क्योंकि रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन शेयर किया कि ऑनलाइन कंटेंट्स के नाम पर किस तरह से मिसगाइड किया जा रहा है, किस तरह से काम हो रही है। सो डिजिटल यूनिवर्सिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है और इस तरह की फैसले लेने मुझे लगता है कि इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। दूसरा जो एक डिटेल जो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि डिजिटल एजुकेशन के ऊपर सरकार ने एक और इस बजट में अनाउंस किया है कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल, इस प्रोग्राम को जो पहले बहुत लिमिटेड दर्जन भर के आसपास में चल रहे थे अब इसको 200 चैनल करने की बातें हैं। इसके भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। आई थिंक वी ऑल शुड थोड़ा सा डीप स्टडी करना चाहिए कि PM ई विद्या जो एक प्रोग्राम पेंडेमिक के टाइम में शुरू हुआ, दुनिया भर के देश जहां स्ट्रगल कर रहे थे उनके पास पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था। अमेरिका, चाइना जैसे बड़े बड़े देश जो अपने को कहते हैं कि उनके पास सारा चीजें, वो वहां के रूरल एरिया में, वहां के दूर दराज के एरिया में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। इनफैक्ट कि कई गवर्नमेंट ने खास करके फ्रांस जैसे फ्रांस में और कई सारे देशों में तो उनको टैबलेट प्रोवाइड करवाना पड़ा, लैपटॉप देने पड़े बच्चों को क्योंकि वहां पे डिमांड ऐसे होने लगे जो गरीब बच्चे थे, क्योंकि उन देशों में भी गरीब रहते हैं, ऐसा लगता है कि हमें इंडिया में गरीब रहते हैं। तो वहां पे भी बहुत चैलेंजेस आ रहे थे, बट भारत ने कुछ तैयारी की। मैं ये नहीं बोलता कि इसका इम्पैक्ट सभी 100% बच्चों तक गया, नहीं गया, आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो डिप्राइव्ड है, बट कुछ कोशिशें हुई जिसको हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, हमें जानना चाहिए। PM ई विद्या उस समय शुरू हुआ जब कोरोना अपने पीक पे था, है ना, 17 मई 2020 को शुरू हुआ। और इस अभियान ने खास करके
देश में जो डिजिटल कंटेंट बनाने की तरफ जो फोकस किया, उसका एक बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे जस्ट एक डेटा शेयर करना चाहता हूँ कि एक स्वयं प्रभा टीवी चैनल है, क्यों वन क्लास वन टीवी चैनल का जो बैकग्राउंड है उससे रिलेटेबल है। इस टीवी चैनल पे क्लास 1 to 12 तक के बच्चों के लिए कंटेंट दिए जाते हैं। अगर आप इसको यूट्यूब और जियो चैनल के जो हिट्स को देखेंगे, व्यूअरशिप को देखेंगे, तो इसका जो हिट है लगभग 74 मिलियन डेटा है। 74 मिलियन लोगों ने उसको अवेल किया है या उसको देखा है। हो सकता है कि उस 74 में से 50% भी आप रिमूव कर दीजिए, तो उतने सारे लोगों ने जरूर उसका कुछ ना कुछ फायदा उठाया। बहुत सारे पॉडकास्ट शुरू हुए, खास करके सीबीएसई ने शिक्षा वाणी करके प्रोग्राम शुरू किए। ऑलमोस्ट 100+ ऑल इंडिया रेडियोस के स्टेशन डेडिकेटेड वो चीजें लोगों तक ले जा रहे हैं। ये सारा कुछ संभव हो पाया क्योंकि ये बहुत फोकस्ड अप्रोच के साथ काम शुरू हुआ। एक और जो खास करके स्कूल एजुकेशन के लिए, अगर आप आज गांव के किसी भी टीचर्स के पास जाएंगे तो दे विल शेयर वन थिंग कि दीक्षा पोर्टल, दीक्षा ऐप उनके लाइफ को कितना आसान बना रही है। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से पूछ सकते हैं। हो सकता है कि बहुत रेयरली कोई बोलेगा कि हमें नहीं पता। आपको हर गवर्नमेंट स्कूल देश का टीचर जो है वो आपको बताएगा दीक्षा ऐप का कैसे वो यूज कर रहा है। सो वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस दिशा में एक जबरदस्त काम चल रहा है। और आई थिंक ये जो अनाउंसमेंट हुआ है उसका भी बहुत बड़ा असर होगा। दीक्षा का बस एक छोटा सा डेटा मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आज दीक्षा के ऊपर तकरीबन 5 करोड़ एवरेज डेली हिट होते हैं। 5 करोड़ लोग दीक्षा पोर्टल पे विजिट करते हैं। एक बड़ी संख्या है इंडिया में बच्चों की। जो डेटा अवेलेबल है, मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 30 करोड़ के आसपास में बच्चे स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन से कनेक्टेड है। आई थिंक उसमें ये डेटा छोटा दिखाई भले देता हो, बट ये बहुत यूनिक है, खास करके कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम है। अगर कंटेंट्स की बात करेंगे दीक्षा पे, तो आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट्स जो टीचर्स अपने बहुत सेलेक्टेड टीचर्स एनसीईआरटी एससीईआरटी सब मिलकर तैयार कर रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, और इस बजट में जिस तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया गया है, आई थिंक उसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होने वाले हैं। एक तीसरा जो एस्पेक्ट जो मैं डिजिटल एजुकेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे एक होलिस्टिक मैनर में केवल एजुकेशन ही नहीं बल्कि देश में हम एक प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार भी कर पाए, उसके लिए भी गवर्नमेंट कई सारे इनिशिएटिव ले रही है। उसके दायरे में भी कई बार एक सवाल आ रहा है, मैंने अभी कहीं आर्टिकल में पढ़ा कि सरकार डिजिटल एजुकेशन कर रही है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, काम ही नहीं हो रहा है उस डायरेक्शन में। हम सबको भारत नेट प्रोजेक्ट एक है, भारत सरकार की स्कीम, शुरू हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में, बट उस पर कुछ काम वाम हुआ नहीं। बाद में ये काम जब नितिन गडकरी जी के पास आई, उसमें काफी स्पीड अप हुआ है। एंड भारत नेट प्रोजेक्ट पे पिछले ही साल सरकार ने लगभग 19,000 करोड़ एक पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अब भारत नेट प्रोजेक्ट है क्या, बस एक लाइन में समझिए कि देश के अभी भी लगभग 4 लाख से ज्यादा गांव हैं जो कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है। उनके पास अगर कनेक्टेड है भी इंटरनेट से तो बहुत ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड नहीं है। उन 4 लाख गांवों तक इंटरनेट का एक्सेस कैसे हो, उन 4 लाख गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर्स कैसे पहुंचे। भारत नेट प्रोजेक्ट इस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी का जो इशू है ना कि डिजिटल हमारे पास नेटवर्क नहीं है, ये एक्सेसिबिलिटी का इशू अगले 4-5 सालों में मुझे नहीं लगता कि देश में कहीं रहने वाली है। ये बातें रिकॉर्ड करके रखी जा सकती है सेफली। रही बात एक्सेसिबिलिटी में, एक दूसरा है डिजिटल डिवाइस का। डिजिटल डिवाइस अभी भी एक प्रॉब्लमेटिक है। आई थिंक इस डायरेक्शन में सरकार को कुछ ऐसी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए अदर देन दी स्कूल को डिजिटली इनरिच करने के लिए। अभी बहुत काम चला है एनईपी में, आपको पता है कि आपको हर चैप्टर में डिजिटल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी का यूज, ये सब आपको मिल जाएगा। उसके लिए भी बैकअप में एक 1 मिलियन स्कूलों में डिजिटल बोर्ड बन जाए, टीचर्स तैयार हो जाए उस डायरेक्शन में, उसके लिए भी चल रहा है। अब बात चली टीचर्स की, तो हम इसको भी डिजिटल एजुकेशन के लिए कैसे गवर्नमेंट फोकस्ड वे में काम कर रही है, उसके लिए मैं आपको जस्ट एक इनिशिएटिव के बारे में शेयर करना चाहता हूँ कि निष्ठा ट्रेनिंग। निष्ठा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं इसके बारे में। इस निष्ठा ट्रेनिंग का आप इसी बात से उसका इम्पैक्ट समझ सकते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में भी इंडिया ने लगभग 30 लाख एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को डिजिटली कैसे एजुकेशन के साथ वो कनेक्टेड हो सकते हैं, कैसे उनकी ट्रेनिंग इंश्योर हो सकती है, वो काम
हुआ है, मतलब 30 लाख से ज्यादा एलिमेंट्री टीचर्स को ट्रेनिंग मिली है। 21-22 में लगभग 56 लाख टीचर्स को इस पूरे इनिशिएटिव के थ्रू, जिसका एक पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट, निष्ठा। अगर इसको थोड़ा और तोड़ के देखेंगे तो निष्ठा 1.0 में एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स को, मैंने अभी तक का जो डेटा, अभी लेटेस्ट फिगर्स जो है वो लगभग 41 लाख प्राइमरी स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग मिला है यूनिफॉर्म तरीके से। कैसे देश के टीचर्स को हम, बहुत पेडागोजिकल लॉस होता है टीचर्स के साथ काम करके, हमने फील किया है कि जो चीजें एनसीईआरटी तैयार करती है वो स्टेट तक जाते जाते बहुत सारा डाइल्यूट हो जाता है, वहां से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पहुंचते बहुत सारे उसमें चीजें गैप हो जाती है। निष्ठा ये इंश्योर कर रही है कि जो चीजें तैयार हो रही है वो एज इट इज लोगों तक पहुंचे। उसमें भी बहुत सारा डाइल्यूशन होता है बट उतना गैप नहीं होता जितना कि अभी इस इनिशिएटिव की वजह से उसको गैप को मिटिगेट करने की कोशिश हो रही है। अगर आप सेकेंडरी लेवल की बात करेंगे तो अगेन उसमें भी लगभग 10 लाख से ज्यादा सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स को इसमें ट्रेन करा जा रहा है, और खास करके ये पेंडेमिक के टाइम में चीजें चल रही है तो ये हमें मुझे बहुत काफी एक्साइटमेंट नजर आ रही है इसमें। एक तीसरा एस्पेक्ट जो हमें, जो इस बजट में एक आया है कि हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज को उसके लिए एक वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज विल बी अलाउड टू ऑफर प्रोग्राम्स विदाउट हैविंग टू अबाउट बाय डोमेस्टिक रेगुलेशन फॉर द सेम। जो भी बहुत सारी इंडिया में आपको पता है पहले फॉरेन यूनिवर्सिटीज अलाउड ही नहीं था, गवर्नमेंट ने अलाउड किया। अब इसके पीछे ना कई सारे थॉट्स हैं जो हमें उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं। मुझे ज्यादा पॉलिटिकल बातें यहाँ पे नहीं करनी, बट 3 बातें हैं जो हम सबको समझना चाहिए। पहला, इंडिया में विदेश से लोग बहुत आते हैं, यूथ भी आते हैं, इसलिए उनका स्पिरिचुअल जर्नी, उनकी वो टूरिज्म पर्पज से ज्यादा आते हैं, योगा के लिए, बाकी चीजों के लिए। वही व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि तुम क्या इंडिया को एक फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन मानते हो क्या, तो पता चला कि एक सर्वे हुआ उसमें इंडिया का पोजीशन 26 था। नहीं है। अगर आप डेटा मांगेंगे तो डेटा एक बहुत पुराना डेटा है, उसमें एक आया आंकड़ा कि दुनिया भर में लगभग 5 मिलियन स्टूडेंट जो है अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में जाते हैं, 50 लाख विद्यार्थी। उसमें भारत में पढ़ने वाले अगर विदेशी छात्रों की संख्या अगर देखा जाए तो 50,000 से भी कम। अब ये 50,000 में कौन है? ज्यादातर नेपाल से हैं, अगर अड़ोस पड़ोस के सार्क कंट्रीज से हैं, या अफ्रीकन कंट्रीज से। अगर आप देखेंगे बहुत जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां के बच्चों के लिए इंडिया अभी भी बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं। अब ये इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि हमारे देश के बच्चे बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन तो हो ही रहा है, वो जाके वहां पे बहुत सारे एक्सपोजर मिले, अच्छी बात है, बट कितना कॉस्ट आता है? आप किसी फॉरेन में पढ़ने वाले बच्चों से बात करिए, जस्ट इमेजिन कि सेम कोर्सेस इंडिया में अवेलेबल है, सेम प्रोफेसर उनके साथ इंगेज कर रहे हैं, तो कितनी कॉस्ट सेविंग होगी, कितने इंडिया का जो एक तरह से कहा जाता है, इसको अभिषेक जी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंडिया का कितना पैसा बचेगा। और अगर इंडिया में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इंडियननेस शायद उनका और ज्यादा बना रहेगा। हो सकता है कि कुछ लोग जो ब्रेन ड्रेन की जो प्रॉब्लम है वो हमारा थोड़ा कम भी हो। अगर हम इंडिया को एक डेस्टिनेशन, जैसे मेक इन इंडिया में क्या हो रहा है, दुनिया की कंपनियां भारत में आके चीजें बना रही है और यहाँ के लोगों को इंगेज कर रही है, तो इससे रोजगार के भी अवसर होंगे। सो फॉरेन यूनिवर्सिटी के बारे में मैं भी पहले जब स्टूडेंट एक्टिविस्ट था तो मैं इसके बारे में बड़ा नेगेटिव व्यू रखता था, बट जब थोड़ा सा इसके पीछे में डीप थॉट करने गया कि इंडिया में बनने से क्या फायदा है, तो लोगों को ऑप्शन मिलना चाहिए ना। हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे ताकि वो मिसयूज ना कर पाए, लेकिन हम क्यों नहीं ऑप्शन दे? मेरा मन है कि मैं फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लूं, तो मैं क्यों नहीं इंडिया कैंपस से ले सकता हूँ? आज जब हमारे इंडिया के ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस देश भर में अलग अलग कोने कोने में खुल रहा है, तो हम दुनिया के अच्छे यूनिवर्सिटीज के कैंपस क्यों नहीं इंडिया में खोल सकते? सो आई थिंक ये बहुत अच्छा काम हुआ है। मुझे जितनी जानकारी है, अभी नोटिफाई तो नहीं हुआ रेगुलेशन, बट यूजीसी ने एकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू ऑफर ट्विनिंग, ज्वाइंट डिग्री एंड डुअल डिग्री प्रोग्राम्स, इसके चीजों को एक तरह से अप्रूव भी हो चुका है। 2021 का रेगुलेशन अभी नोटिफाइड होना बाकी है। ये हुआ तो स्टडी इन इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया, उसी तरह से स्टडी इन इंडिया जो प्रोग्राम है, आई थिंक इंडिया का जो ग्लोबल इमेज है उसको ठीक करने में बहुत काम करेगा। और आई थिंक इंडिया में पढ़ के लोग, क्योंकि उनको इंडिया का लिविंग कॉस्ट उनको कम पड़ेगा, इंडिया के बच्चों का तो पैसा बच ही रहा है, बाहर के दुनिया के भी बच्चों का बहुत लिविंग कॉस्ट कम होगा, तो आई थिंक इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा।
और ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें एक डिफरेंट डायमेंशन से, डिफरेंट तरीके से समझने जानने की बहुत जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है। दो एस्पेक्ट और है जिसके बारे में बात करके फिर अपनी बात खत्म करूंगा कि आप कई बार इस सरकार को ये कहा जाता है कि ये ना साइंस वाइंस नहीं, इनको तो केवल ये गौमूत्र वाले लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो डेटा के साथ, डेटा जिनको बहुत प्रिय है, जो डेटा को पसंद करते हैं, जिनको फैक्ट पसंद है, आई थिंक उनको थोड़ा डीप डाइव करना चाहिए डेटा के साथ, फैक्ट के साथ। और आपको लगेगा कि इंडिया में जितना साइंस को लेकर जिस तरीके से डेडिकेटेड होके काम हो रहा है अभी, खास करके पिछले 7-8 सालों में, उसका एक बहुत बड़ा एक असर आपको आने वाले 2-4 सालों में देखने को मिलेगा। अब इस बजट में किस चीज का मेंशन किया गया? इस बजट में मेंशन किया गया है कि 750 वर्चुअल लैब्स वो तैयार किए जाएंगे साइंस एंड मैथमेटिक्स के। उसी तरह से स्किलिंग ई लैब्स तैयार किए जाएंगे ताकि एक लर्निंग एनवायरनमेंट बन पाए। ये अगले साल तक का टारगेट रखा गया है। हाई क्वालिटी कंटेंट के बारे में हमने ऑलरेडी पहले बात कर ली है। अब इस साइंस मैथ के बारे में मैं आपको जस्ट 2 फिगर्स शेयर करना चाहता हूँ कि टाइम की भी थोड़ी कमी है, कि आपको पता चलेगा कि इंडिया में अटल टिंकरिंग लैब, अटल इनोवेशन मिशन की वेबसाइट जाके आप सबको विजिट करना चाहिए। लगभग 10,000 स्कूल, खास करके हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई एक सेंटर हो जहां पे बच्चों को इनोवेशन का, बच्चों को कुछ उसके जो साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उसको कैसे हम डेवलप करा जा सके, उसके लिए काम चल रहा है। और किसी को लग सकता है इंडिया में तो लगभग 1.5 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें से 10,000 स्कूलों में बना देने से क्या होगा? 10,000 स्कूलों में बना देने से बहुत कुछ होगा। आप किसी अटल टिंकरिंग लैब में विजिट करके देखिए। हो सकता है कुछ लैब काम नहीं कर रहे होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ लैब आज के दिन में बच्चों को, मैं अपनी ही कहानी बताता हूँ कि मैं एक ऐसे हाई स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ पे साइंस में मुझे बीकर नहीं दिखाया गया। मैं वहां पे साइंस पढ़ के 10th पास भी कर गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कौन से प्रयोगशाला, कौन सी चिड़िया का नाम। बट आज के बच्चों को कम से कम वो चीजें पता तो चल रही है ना, कम से कम जानकारी तो चल रही है ना। ये बहुत जरूरी है कि साइंस को हम उसका एक मॉडल लोगों के सामने ले जाए। दूसरा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइंस एंड ये जो अटल टिंकरिंग लैब है, ये लोगों के बिहेवियर चेंज को भी कर रहा है। अगर आप हाल के कुछ दिनों में खास करके डीएसटी की ट्विटर हैंडल देखिए, आप जो जिस तरीके से काम चली उसको चीजों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये छोटे छोटे एफर्ट्स का कितना बड़ा असर हो रहा है। एक मैं जानता हूँ, एक व्यक्ति है ललितपुर उत्तर प्रदेश के, एक बहुत गांव की बेटी है, वो गांव के टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रही है। अभी वो देश भर के टॉप 50 बच्चों में से सिलेक्ट हुआ, उसका नाम, जो एआई बेस्ड, कैसे हम एक इनोवेशन उसने बनाया एआई बेस्ड। एआई को हम अभी भी गांव में बहुत सारे लोग समझते भी नहीं होंगे, हमें भी समझने में कई बार काफी कठिनाई होती है। वो छोटी बच्ची वहां पे 8वीं 9वीं की पढ़ने वाली, वो एआई में टॉप 50 बच्चों में आ रही। कैसे आ रही? आप अगर देखेंगे कि टॉय कथॉन हुआ पिछली बार, भारत का 80% जो खिलौना है वो दुनिया से इंपोर्ट होता है। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। ये मैक्सिमम बच्चे जो हैं उनके अंदर में इतने इनोवेटिव आइडियाज से डिजिटल गेम्स बनाए। मैंने उसको बहुत करीबी से देखा, उन बच्चों को, उनके काम को। अभी उनमें से बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सपोर्ट, ये उनको इंडस्ट्री लिंकेज करवा के वो अभी गेमिंग इंडस्ट्री को एक तरह से कन्वर्ट करने वाले हैं अपकमिंग डेज में। इस साल से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जो दुनिया का सबसे बड़ा हैकाथॉन मान सकते हैं, स्पेशली भारत के लिए तो सबसे बड़ा है वो, उसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक के बच्चे हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इंडिया के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के जो प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी के सहारे। ये सब चीजें कैसे होगी, कैसे इकोसिस्टम बिल्डअप होता है, ये छोटे छोटे लैब्स, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स कर रहे हैं। और हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होने वाले हैं। ये जो 750 लैब्स अगर बन गए तो इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे, इसका स्केल अप करना जरूरी है। ये स्केल अप जब तक स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक हम नहीं कर पाएंगे। सो ये कुछ चीजें थी। इसके अलावा भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट मुझे लगता है कि काफी टाइम हो चुका है। सो अगर कोई सवाल होगा तो आई कैन टेक इट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू प्रेम जी। थैंक यू सर। Okay, thank you so much for your wonderful session, sir. अभी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे हम। प्रदीप जी, आपसे सवाल है हमें। आप सुन सकते हो हमारी बात? मेरी आवाज आ रही है आपसे? हाँ हाँ, आ रही है।
प्रदीप जी, मुझे पूछना था कि जो अभी क्रिप्टो के जो इनकम पे जो टैक्स का इंक्रीज हुआ है, मतलब इंक्रीज ऑफ टैक्स ऑन क्रिप्टो इनकम, उससे कुछ इक्विटी मार्केट पे इफेक्ट होगा क्या? विल देयर एनी इफेक्ट ऑन इक्विटी मार्केट? जो 30% का टैक्स जो क्रिप्टो के इनकम पे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है इस बजट में, तो उस तो उसका जवाब क्या हो सकता है? मतलब नहीं, क्या ऐसा है कि करेंसी का मतलब हमें पहले समझना चाहिए। करेंसी जो करेंसी कोई स्टेट इशू करता है, मतलब सरकार इशू करती है, तो उसको एक मूल्य होता है। एक क्रिप्टो करेंसी इज नॉट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको कोई मूल्य ही नहीं है, वो कोई रेगुलेट ही नहीं किया था आज तक। तो अभी ऐसा है कि क्रिप्टो करेंसी इज इन डिजिटल फॉर्म वगैरह सब हम सुनते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको रेगुलेट करने का लिए एक्ट करने की बात कही है, और ये लास्ट स्टेज है, उस पर टैक्स लगाना है। ये लास्ट स्टेज डिक्लेयर कर दिया कि 30% उस पर टैक्स रहेगा। 30% का वो जो कन्वर्जन होगा उसमें काफी सारे पहले उसके प्रोसीजर्स है। तो इक्विटी मार्केट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि अभी हम लोग उस लाइन में ट्रांसपेरेंसी कुछ है ही नहीं। वो बहुत सारे चीजें जो हो रही है क्रिप्टो के बारे में, वो सब फेक बातें ही ज्यादा है, और किसी को ये पता ही नहीं कि किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज करना है, कोई एथोराइज प्लेटफॉर्म कौन सा है ये पता नहीं है। तो रिसेंटली अभी वेरी सुन आरबीआई विल डिक्लेयर द क्रिप्टो करेंसी का, डिजिटल करेंसी का वो पॉलिसी डिक्लेयर करेंगे, एक एक्ट बनेगा उसके लिए, बाद में वो हो जाएगा। सिर्फ पहले इतना किया है कि लोगों ने फेक भी हो, लेकिन अभी से इन्वेस्टमेंट करना उसमें थोड़ा कंट्रोल रखे। ये इसका इतना ही सैंक्टिटी अभी है, जब तक पूरा एक्ट उसका नहीं आता है, रेगुलेटरी मॉडलिटीज नहीं आती है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओके Suyog ji, I wanted to add to it if you don't mind. ओके तो श्योर। क्या है, गवर्नमेंट ने इस बारी बहुत क्लियर कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। करेंसी जो है डिजिटल करेंसी आरबीआई बहुत जल्दी निकालने वाला है, ये भी बजट में बोल दिया गया है। तो क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो एक डिजिटल एसेट है। अभी एसेट के ऊपर एसेट बहुत सारे हैं, उनके ट्रांसफर बहुत एसेट्स पे टैक्स लगता है, उसी तरीके से क्रिप्टो पे भी टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी कभी भी नहीं बनेगा, ये भी स्पेसिफाई कर गया। जो रेगुलेशन आएगा वो उसे एज अ एसेट उसको कैसे रेगुलेट करना है उसके तरीके से आएगा। तो क्रिप्टो को कभी भी करेंसी बन सकता है, ये सोचना ही गलत है। क्रिप्टो का अगर आपने मार्केट जो देखा होगा, क्रिप्टो मार्केट का, क्रिप्टो का कैसे रेट चेंज हुआ उस दिन, तो लोगों को पहले तो लगा कि क्रिप्टो हो रहा है, एकदम से रेट बढ़ा उसका, जो उस दिन आपने ट्रेंड देखा होगा। बट उसके बाद जैसे जैसे लोगों को समझ में आया, वो बहुत नीचे आ गया है। जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं और जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, वो जो सेगमेंट्स हैं वो सेगमेंट ही बहुत अलग हैं। तो क्रिप्टो कभी भी इक्विटी को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, इक्विटी मार्केट। ओके Sir, थैंक यू सर। yeah, sir, I would also like to I have a doubt. So the government is not taking any steps regarding the cryptocurrency, right? It has only considered it as a virtual asset, right? Sir, but the main feature of crypto is that it is decentralized. So the power of regulating it does not lie in any hand of the government or any organization, right? So why is the government not considering it, what to say, why is it considered not considered as a currency? Because it is already, there is a feature of cryptocurrency that it is in decentralized form, right? So why? That's the doubt. प्रदीप सर, आप जवाब देंगे? मैं नहीं, बोलूं? आप ही दीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन किसने पूछा था? सर हेत हेत, पटेल। हाँ। तो हेत जी, क्या है ना कि आप कह रहे हैं कि ये डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं गवर्नमेंट इसे करेंसी नहीं मान रहा, तो करेंसी इसे कभी मान ही नहीं सकते, क्योंकि करेंसी इशू करने का राइट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है। तो कोई भी करेंसी अगर बनती रहेगी, अभी ये माइनिंग शुरू हो गई है, अलग अलग क्रिप्टो आते रहते हैं, तो आप कैसे इनको लीगलाइज करते रहेंगे और कैसे इन्हें एक्सेप्ट करते रहेंगे और कैसे रेगुलेट करेंगे? तो यू कैन नॉट डू इट। तो इसलिए हम डिजिटल अपनी खुद की करेंसी निकालेंगे, जो आरबीआई इशू करेगा, उसे एज अ करेंसी हम मानेंगे।
लेकिन कोई भी क्रिप्टो बाहर से कुछ भी एसेट आ जाएगा, अगर हम उसे मानने लगेंगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द इकोनॉमी एंड रेगुलेट ऑल द एक्टिविटीज। इसका टैक्सेशन हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसे बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जस्ट इसे एसेट मानते हुए, क्योंकि ट्रांजैक्शंस को हम ट्रेस कर सकते हैं, तो हम उस पे, क्योंकि लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट का राइट है उसे टैक्स करने का, वेल्थ टैक्स लगा के उसे टैक्स कर सकते हैं। तो हम टैक्स लगा के उसको सिर्फ रेगुलेट करके उसे करेंसी का मायना नहीं दे रहे, सिर्फ एसेट है, उसके ट्रांसफर से आप प्रॉफिट कमाएंगे, गवर्नमेंट टैक्स करेगी, सिर्फ इतना लॉजिक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। प्रदीप जी, आपके लिए और एक सवाल है कि आप एमएसएमई को 5 साल के बाद कहाँ पे देखना चाहेंगे? एमएसएमई का जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट बेसिकली अभी 49% है, वो भी 60% का हमारा प्लान है। हमको 60% तक एक्सपोर्ट उसका बढ़ाना है और $3 ट्रिलियन इकोनॉमी सिर्फ एमएसएमई से हो, इतना टर्नओवर हो, इस प्रकार से कदम सरकार के है। उसके साथ साथ पूरे जो एमएसएमई सेक्टर है उसको फंडिंग फैसिलिटी बैंकिंग के साथ में तो अभी है ही, लेकिन पूरे एमएसएमई में क्या है, कैश फ्लो मैनेजमेंट का काफी इश्यूज है। तो उसके लिए जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का प्रावधान अभी किया गया है कैश फ्लो मैनेजमेंट में, तो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो हर एक एमएसएमई तक पहुंचे, क्योंकि अभी तक 6 करोड़ एमएसएमई में से सिर्फ 1.5 या 2 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड है। हमारे पूरे इंडिया में इतने सारे माइक्रो यूनिट्स हैं कि वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, गांव में चलता है लेकिन रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं है, तो उनको बाकी फैसिलिटी मिलना बहुत दूर है। तो ये सारा रजिस्ट्रेशन हो और अब एमएसएमई का जो एक्सपोर्ट है वो 60% तक बढ़े, ये सरकार की मंशा है। Okay, thank you so much, sir. Nishant have one question, that how rupee currency is going to be valued and how it is different from the present online transaction. निशांत, आप एग्जैक्टली क्या जानना क्या चाह रहे हैं? डिजिटल रुपी जो गवर्नमेंट निकाल रही है वो कैसा अलग होगा, आप यही जानना चाह रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि बिकॉज वी आर स्टिल डूइंग एक्सचेंज, राइट? कुछ खरीदना होता है तो लेते हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस होगा अगर एक आरबीआई एक करेंसी निकालता है तो उसको कैसे पैक किया जाएगा, उसकी इवैल्यूएशन क्या सेम एज जो प्रेजेंट डॉलर के मुकाबले इतना है प्रेजेंट, उसी के हिसाब से होगी एक्सचेंज मार्केट में? कैसे, थोड़ा इसमें मुझे कंफ्यूजन था, क्योंकि अगर है ही अभी हम प्रेजेंट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर ही रहे हैं, तो अलग से एक करेंसी अगर हम डिजिटल बनाते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कैसे डिफरेंट होगी? ठीक है, तो देखो इसका क्या इसका रेट होगा और डॉलर के कंपैरिजन में नहीं, ये तो हमें जब आरबीआई इसकी डिटेल्स निकालेगा उसके बाद में ही हम समझ सकते हैं एग्जैक्ट कैसा होगा। बट इट इज जस्ट टू काउंटर जो लोग क्रिप्टो करेंसी करना चाह रहे हैं, उसमें हम क्रिप्टो में घुसने की जगह हम डिजिटल रुपी में रहें, इसे भी ये भी एज इन्वेस्टमेंट भी यूज होगा, इसके अंदर ट्रांजैक्शंस होंगी, वो सिर्फ उस तरीके से रहेगा। तो इसलिए हम इन्हें दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, और इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स जब आरबीआई डिटेल्स निकालेगा, पूरा नोटिफिकेशन आएगा, तभी पता चलेगा। गॉट इट सर। Excuse me, sir. One more doubt from Haid Patel. Yeah. Hello. हाँ, बोलो। हाँ, sir. Sir, so in the budget, was there any topic discussed related to FDI, foreign direct investment? देखो, एफडीआई के बारे में आई थिंक हर बार मेंशन करना जरूरी नहीं है, बट हमें उसका इंटेंट समझना पड़ेगा। एफडीआई हम सिर्फ तब मेंशन करते हैं जब हम किसी नए सेक्टर में एफडीआई का शेयर बढ़ा देते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने डिफेंस में शेयर बढ़ाया था एफडीआई का, इसलिए हम ओपन करते हैं जब मार्केट को किसी सेक्टर को फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, तभी हम उसे मेंशन करते हैं, उसे हर साल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम क्योंकि और फॉरेन इन्वेस्टर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए और ज्यादा ओपन अप कोई सेक्टर नहीं कर रहे इस बार, इसीलिए एफडीआई मेंशन नहीं किया। तो जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, उसमें ये नहीं है कि अगर हमने इस बार मेंशन नहीं किया तो पिछली वाली चीजें रुक जाएंगी, पिछली वाली चीजें चलती रहेंगी। Understood, sir. Thank you, sir. Thank you. Suyog sir, you are on mute. Shravani Dhabe, she wants to ask one question. You can proceed.
Yes, sir. So I wanted to ask question related to banking sector. So in previous union budget of year 2021, it was mentioned that 2 banks will be privatized, but yet they are not. And also they also mentioned about the bad banks. So I just wanted to know, are the bank privatized, and what about the bad banks? Hi Shravan. So बैंक्स दैट वर मेंशन्ड लास्ट ईयर वो अभी प्राइवेटाइज नहीं हुए हैं. उसके ऊपर एक डाइवेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, दीपक जैसे बोल रहे हैं, वो लोग इवैल्यूएशन करते हैं. इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेटाइज की जाएगी ऐसा लास्ट टाइम बोला गया था, बट दैट हैज नॉट हैपेंड येट बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस एयर इंडिया और LIC पे था, और यही बहुत बड़े टास्क हैं. दीज टू आर वेरी बिग, स्पेशली एयर इंडिया वाज अ वेरी बिग टास्क जो कर दिया है गवर्नमेंट ने. तो वो बताता है कि गवर्नमेंट का इंटेंट क्लियर है, दे विल नॉट शाई अवे फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट. तो धीरे धीरे जैसा प्रोसेस चल रहा है, एक एक करके उनका वैल्यूएशन करके प्रोसेस काफी लंबा रहता है, बट इट विल हैपन सिंस द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड. और दूसरा पार्ट क्या था आपका, बैड बैंक्स के बारे में ना? यस. हाँ, तो बैंकिंग सेक्टर आई थिंक अभी हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है. बैड बैंक्स ने आके जितने हमारे बैंक्स हैं उनकी जो बैलेंस शीट थी वो काफी हद तक क्लियर कर दिए हैं. एंड आई थिंक अगर हम अभी की सिचुएशन में देखेंगे, अभी आजकल तो अभी इनफैक्ट लास्ट वीक में काफी सारे बैंक्स ने अपने क्वार्टर के प्रॉफिट्स भी डिक्लेयर किए हैं. तो आई थिंक यू मस्ट हैव सीन दैट सारे बैंक्स का प्रॉफिट बढ़ गया इस बार पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में. तो उनकी बैलेंस शीट क्लियर हो चुकी है. एंड नाउ द बैंक्स आर प्रिपेयर्ड कि इकोनॉमी जैसे ही ओपन अप होगा और बिजनेसेस और लोगों को जब पैसा वो लोग डिमांड करेंगे बैंक से, तो बैंक्स आर इन अ कंडीशन, वो अच्छे से कैपिटलाइज्ड हैं, दे आर इन अ कंडीशन टू लेंड आउट द मनी. थैंक यू सो मच सर. अभिषेक रंजन जी, आपके लिए एक सवाल है. ये जो इस साल का जो बजट डिक्लेयर हुआ है, उससे कुछ नॉन ग्रांट प्रोफेसर्स को कुछ रिलीफ मिला है या नहीं? अभिषेक रंजन जी, आप कैन यू हियर मी? यस, इसके बारे में मुझे अभी बहुत कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको शेयर नहीं कर सकता. ठीक है, कोई बात. ये नॉन सर जैसे आप बोल रहे हैं ना, तो ऐसे स्पेसिफिक पॉलिसी बजट में अनाउंस नहीं की जाती. ओके. प्रदीप जी, आपके लिए एक सवाल है. महाराष्ट्र में MSME का रोल कितना है, और फूड सेक्टर में होटल्स के लिए क्या कुछ स्कीम्स MSME की तरफ से? MSME पे महाराष्ट्र में MSME का रोल तो काफी बड़ा है, क्योंकि वेंडर जो कंपनीज है, ऑटो सेक्टर काफी बड़ा महाराष्ट्र में है, और 4-5 जो ऑटो प्लेयर्स हैं तो उनके काफी वेंडर्स यहाँ पर है. 6 लाख रजिस्टर्ड MSMEs आर इन महाराष्ट्र राइट नाउ. और दूसरा आपने क्या पूछा है? फूड सेक्टर में होटल्स के लिए. हाँ, फूड सेक्टर. हाँ, फूड सेक्टर दो प्रकार के होंगे. फूड प्रोसेसिंग वाला एक अलग चीज है, और फूड प्रोसेसिंग का पहले मैं बताता हूँ. फूड प्रोसेसिंग में जो सेंट्रल और दोनों का स्कीम हम मिक्स करके देखेंगे, तो फूड सेक्टर में सेंट्रल का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का जो स्कीम्स है, मेगा फूड पार्क, मिनी फूड पार्क, इसमें 35% सब्सिडी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है. ये तो स्कीम है ही. उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने 10% एडिशनल फूड प्रोसेसिंग पे वो कैपिटल इंसेंटिव दिया है. जो रेगुलर PSI के स्कीम में सेक्टोरियल जो है, जो रीजनल इंसेंटिव्स है, ABCD जोन जो है, B+, C, C+, D जो जोन है, उसमें इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स है सब्सिडी के, उसमें 10% एडिशनल दिया है फूड के लिए. तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का दिया है. और होटल इंडस्ट्री के लिए देखा जाए तो होटल इज इन सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर के लिए अभी कुछ स्पेशल इंसेंटिव नहीं दिया है, लेकिन ECLGS में जो ECLGS इस बजट का प्रावधान भी है, और पहले पेंडेमिक जब आया कोरोना का, तब जो 3.5 लाख करोड़ रुपए दिया था, तो ECLGS में सर्विस सेक्टर को पहले नहीं लिया था. बाद में फिर ECLGS को ऐड कर दिया,
और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री, इसमें 50,000 करोड़ का अभी एडिशन उसको दिया है। तो और दूसरा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज के बारे में एक अच्छा काम किया है। उसमें जो सेंट्रल ने एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज किया, वो डेफिनेशन में मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इज इक्वल, ये उसमें डिसीजन दे दिया। तो उसके बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जेआर निकाला है, उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फिर म्युनिसिपल टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, वो इस प्रकार के 3-4 प्रकार के बेनिफिट्स आपको जैसे इंडस्ट्री में मिलते हैं, वैसे इंडस्ट्रियल रेट से ये सब कुछ होटल के लिए भी मिलेगा। लेकिन उसमें एक राइडर है, वो होटल एमटीडीसी में रजिस्टर्ड हो। इस प्रकार के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, उसमें रजिस्टर्ड हो। पोर्टल, 2 पोर्टल दिए हैं, एक सेंट्रल का पोर्टल है, एक स्टेट का पोर्टल है। उसमें जो रजिस्टर्ड होटल्स हैं, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया है। Okay, thank you so much, sir. There is one more question. Akanksha Singh say, is there an overestimation of the depth of the local bond market? अभिषेक जी, आपके लिए। सुयोग जी, मैंने चैट में ही इसका आंसर दिया। Yeah. I have already written that it is not at all overestimation. In fact, I feel कि हम underestimate कर रहे हैं local bond market को। लोकल बॉन्ड मार्केट्स को हमने पहले ट्राई किया है एंड दे हैव जनरेटेड गुड रिजल्ट। लोकल बॉन्ड लोकल गवर्नमेंट्स है हमारी, उनको बस थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है। एंड वंस स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट start supporting the local governments, I think most of our development projects will be completed by the local governments itself, जो कि हमने बाहर की कंट्रीज में भी देखा है। इंडिया में भी 73rd अमेंडमेंट के हिसाब से लोकल गवर्नमेंट्स के लिए ही ये काम है। तो उनको हम लोकल मार्केट को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना अच्छा रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। Thank you so much, sir. Thank you so much. So, any other questions would you like to ask? सर। Yes. सर प्रदीप सर अभी जैसे निर्मला मैम ने, कहते हैं फाइनेंस मैम मिनिस्टर ने अभी बताया था कि स्टार्टअप्स ने इंडिया में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट लिया है, खींचा है, और आई थिंक इट्स नाउ मोर देन $40 बिलियन। एंड एट द सेम टाइम हम देखते हैं एमएसएमईज जो खुद में भी एक तरह के स्टार्टअप हैं, बट वी आर नॉट एबल टू, कहते हैं उन्हें उस तरफ से हम टैप नहीं कर पा रहे। जिस हिसाब से एक प्राइवेट मार्केट में टैपिंग हो रही है और बहुत पैसा फ्लो हो रहा है। अभी बहुत अच्छी चीज ये हुई कि एक नया प्रोग्राम भी आया था, शार्क टैंक इंडिया, जिसमें आपने देखा होगा कि इवन लोग आ रहे हैं जो बैम्बू से, कहते हैं, ब्रश बना रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग इन्वेस्टमेंट देयर। और छोटे छोटे ऐसे प्रोडक्ट्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, उसी में फाइनेंस आ रहा है, बट इन प्रोडक्ट्स में भी आ रहा है। तो व्हाई डोंट थिंक कि कहाँ एक गैप रह जा रहा है जहां तक एमएसएमई को इस तरह से टैप करने के लिए? नहीं, बेसिकली बैंकिंग का कुछ एक लिमिटेशन है। बैंकिंग इंडस्ट्री आरबीआई कंट्रोल करती है, आरबीआई मॉनिटरिंग करती है ये सब बैंकिंग का प्रोसेस। और एमएसएमई के लिए सबसे डिफिकल्ट ये होता है कि कोलैटरल सिक्योरिटी कहाँ से लाए। तो गवर्नमेंट का जो क्रेडिट गारंटी फंड है, उसके तहत गारंटी देकर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी मिलेगी और बैंक हमें लोन देगा। उसका लिमिटेशन है 2 करोड़ रुपीस ओनली। 2 करोड़ रुपीस तक ही हमें विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी का लोन मिल सकता है। बाद में तो अपने पास एसेट होना ही जरूरी है। जो नए स्टार्टअप है उनको तो प्राइवेट इक्विटी के सिवा ये नहीं, ऑप्शन नहीं है। 2 चीजें अलग है। देखिए, जो प्रूवन बिजनेस है, अगर मुझे समझो बजाज ऑटो का हो या टाटा मोटर्स का ऑर्डर मिलता है कुछ कंपोनेंट्स का, तो तुरंत बैंक वो भरोसा रख के हमारे परचेस ऑर्डर पे, हमारा एसेट मशीन पे वर्किंग कैपिटल दे सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने कुछ इन्वेंशन नया किया है और आई एम रिकॉग्नाइज्ड, नॉट रजिस्टर्ड ओनली, आई एम रिकॉग्नाइज्ड बाय नीति आयोग, दैट इज DPIIT, वो हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है, तो इट इज वन इन्वेंशन, ये एक प्रयोग है। और ये इन्वेंशन के लिए बैंक पैसा नहीं देगी, क्योंकि बैंक ये सोचती है कि दिस इज अ पब्लिक मनी एंड वी कैन नॉट गिव पब्लिक मनी ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो बैंक स्टार्टअप को पैसा नहीं देते हैं। इसलिए इक्विटी मार्केट का पैसा, वो बीएससी जो एसएमई प्लेटफॉर्म है, उन्होंने भी बीएससी स्टार्टअप नाम से एक प्लेटफॉर्म निकाला है। बहुत सारे फिनटेक ऐसे हैं कि वो अभी स्टार्टअप को पैसा दे रहे हैं।
फॉरेन टेक भी अभी भारत में एंटर होंगे अभी कुछ ही महीनों में या सालों में, कि फॉरेन फंडिंग उसमें से भी मिलेगी। तो ये बेसिक डिफरेंस ही है बैंकिंग का। बैंकिंग कोलेटरल के सिवा पैसा नहीं देता है, और एसएमई को पैसा मिलने के लिए काफी दिक्कतें आती है। उसमें कैश फ्लो मैनेजमेंट, इस पर सरकार ने काफी काम किया है। ट्रेड्स जैसा प्लेटफॉर्म इशू किया है, रजिस्टर किया है ट्रेड्स पर। कंपलसरी ये किया है कि 250 करोड़ के ऊपर जितने भी कस्टमर्स है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के है, पीएसयू है, डीपीएसयू है, सीपीएसयू है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो इनका पैसा 10 दिन में मिले, इसलिए ई इनवॉइसिंग सिस्टम अभी स्टार्ट की है। उसके साथ साथ 45 डेज के अंदर, तो एक्ट में प्रावधान है 45 डेज के अंदर एमएसएमई को पैसा देना है, नहीं तो उनको बैलेंस शीट में दिखाई देना जरूरी है बायर को। तो ये सारा प्रोविजन कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए तो काफी किया है, ये सारा एमएसएमई ने यूज करना चाहिए। तो योग जी, मैं एक पॉइंट ऐड कर दूंगा। ऐसे तो प्रदीप सर ने बहुत डिटेल में बता दिया, हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, बट निशांत जो बोल रहे थे पैसा रेज करने की बात, वो जो स्टार्टअप्स और एमएसएमईज की कर रहे थे और शार्क टैंक का एग्जांपल दिया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बोलना चाह रहा था कि सबसे पहले निशांत ये समझना होगा कि जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स मैक्सिमम ऑपरेट कर रहे हैं सर्विसेज सेक्टर के अंदर, और जो एमएसएमईज हैं, एमएसएमईज मेजॉरिटी जो है वो ऑपरेट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो और उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा अलग है। उसके बाद एमएसएमईज जो हैं वो स्टार्टअप्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इस्टेब्लिश्ड होती हैं, ठीक है। तो स्टार्टअप जो आप देखते हो, जो आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, तो स्टार्टअप्स जो जाते हैं फंड लेने के लिए, दे आर इजीली विलिंग टू गिव अप देयर इक्विटी। जो आपने शार्क टैंक में देखा होगा, इक्विटी दे देते हैं वो। एमएसएमई आपको इक्विटी नहीं देगा, वो अपना बिजनेस का आपको 1% भी नहीं देगा। दैट इज द डिफरेंस, इसलिए उनका फंड रेजिंग स्टाइल एकदम अलग है। Thank you so much, sir. And thank you so much to all of you. I have given very wonderful. We have question answer session today, and very wonderful session also. So now I would like to call Prabal Mehrotra for the vote of thanks for this session. Prabal, can you hear us? Yeah, good evening, everyone. Yes, Prabal, you can. Thank you, sir. Good evening, everyone. I'm Prabal Mehrotra, and I'm team member from a very eminent platform, none other than Indigenous, undoubtedly. I would like to express my heartful gratitude towards our today's honorable speaker for enlightening us on budget. जैसे प्रदीप सर ने रिसोर्सेज की इफेक्टिवनेस की बात की कि कैसे हम उसको इफिशिएंटली वाइबल वे में यूज कर सकते हैं, और किस प्रकार से इस सरकार ने ये बजट ला उसे एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक बनाया है। जैसे अभिषेक जी ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से लेके गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म विजन को मद्देनजर रखते हुए हमें प्रकाशित किया है, ठीक उसी प्रकार रंजन सर ने एजुकेशनल सेक्टर से लेके जनरल अवेयरनेस को मद्देनजर रखते हुए हम सभी को प्रबुद्ध किया है। This topic is extremely relevant in today's world, and being a student, it was our privilege to know the views of such an eminent personalities on the topic. Well, ladies and gentlemen, such an event cannot happen overnight. Wheel starts rolling around a week ago. It required some planning and a bird's eye for detail. We have been fortunate enough to be supported by a team of very motivated and dedicated colleagues from none other than Indigenous Maharashtra. I would also like to thank the coordinator as well as moderator for working so hard to make this event possible. Lastly, I would like to thank each one of our participants for joining us today and making today's event so lively and interactive. And I am heartily sorry on behalf of Indigenous for inconvenience caused by some unwanted elements. None other than and not but the least, thank you everyone and have a nice evening. Thank you so much. Thank you so much, Prabal. So, Pranay. Thank you so much, everyone. Thank you, Prana ji. Thank you, Abhishek ji. Thank you, Pradeep ji.